नमस्ते। आप सबसे फिर मिलकर बहुत खुशी हुई। यह कहानी है उस दिन की जब मेरी देवरानी की शादी को 2 ही दिन हुए थे और मेरी सास ने मुझसे कहा, यह घर अब उसके लिए है, तुम बाहर जाकर किराए पर रह लो। मैंने एक शब्द भी बहस नहीं की, अपना सामान बांधा और निकल पड़ी। साथ ही हर महीने अस्पताल के खर्चे के लिए दिए जाने वाले 1.5 लाख भी बंद कर दिए गए। मेरे इस कदम से पूरे ससुराल में भूचाल आ गया। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, उम्र 30 के पार है और मैं एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में चीफ अकाउंटेंट हूँ। नौकरी अच्छी है, आमदनी भी ठीक ठाक है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर मैं ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन जीऊँ तो मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बच नहीं सकते। मेरे पति रोहन वर्मा एक शांत और सरल स्वभाव के इंसान है। वह बहुत जिम्मेदार है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वह अपनी माँ के भक्त है। उनकी हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर है। शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेने का फैसला किया था। हमें कोई आलीशान घर नहीं चाहिए था, बस एक शांत जगह जहां हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, रोज रोज की नोकझोंक और बेवजह के तनाव से दूर। लेकिन ठीक उसी समय मेरी सास कमला जी का फोन आया। उनकी आवाज़ में शहद जैसी मिठास थी। बेटा, घर इतना बड़ा है, तुम लोग यहीं आकर रहो, परिवार का माहौल बना रहेगा और फालतू का खर्चा भी बचेगा। घर के लोग पास रहे तो अच्छा लगता है। मुझे याद है मैं उस दिन काफ़ी देर तक चुप रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं उनकी मंशा समझ नहीं रही थी, पर मेरे दिल की एक अजीब आशंका थी। लेकिन जब मैंने रोहन की तरफ देखा तो उसने बिना एक पल सोचे हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए जो विश्वास था, उसे देखकर मैं अपनी सारी शंकाएं पी गई। मैंने खुद को समझाया कि साथ रहने में कोई बुराई नहीं है, अगर सब एक दूसरे की सीमाएं का सम्मान करें। आखिरकार वह रोहन का घर था, उसकी माँ थी, थोड़े झुक जाने में क्या अर्ज है। यही सोचकर मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई और एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत की जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वह बहुत शांत और सुखद होगी। घर में सास के अलावा रोहन का छोटा भाई साहिल भी था। उस वक्त साहिल के पास कोई ढंग का काम नहीं था। दिन भर घर पर पड़ा रहता, खाता और सोता। शाम होते ही दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। शुरुआत में मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा अभी बच्चा है, वक्त के साथ बदल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बाद में समझ आई। वह बदलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे कभी बड़े होने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। शुरुआती दिनों में मेरी सास मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी। वह मेरी पसंद का खाना बनाती, कभी कभी पूछती, बेटा काम पर थक जाती होगी, कुछ सेहत बनाने वाला का बना दूँ। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, तुम जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। यह शब्द सुनकर मैं सच में भावुक हो गई थी। मुझे लगा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, हर किसी को ऐसी सास नहीं मिलती। जब से मैं उस घर में आई थी, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी और मेहनत उस घर को संवारने में लगा दी। बिजली पानी के बिल से लेकर खाने पीने का खर्चा और घर की मरम्मत तक सब कुछ मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर करती थी। पुराना फ्रिज बदल कर नया ले आई, घिसा हुआ सोफा सेट भी बदल दिया। मैं बस इतना चाहती थी कि हम जहाँ रहे वह जगह आरामदायक हो ताकि हर कोई खुश रहे। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें मुझे खटकने लगी। घर का हर छोटा बड़ा खर्चा मुझ पर और रोहन पर आ गया था। रोहन के खाने से लेकर बड़े खर्चों तक कोई भी अपनी तरफ से एक पैसा नहीं मिलाता था। सास की कोई पेंशन नहीं थी और देवर अभी तक कुछ कमाता नहीं था, इसलिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों के कंधों पर आ गई। पहले तो मैंने कभी हिसाब किताब नहीं किया। मुझे लगा मैं कमा रही हूँ तो परिवार की देखभाल करना मेरा फर्ज है। लेकिन फिर छोटी छोटी बातों मेरे दिल में चुभने लगी। जब भी मैं सास को महीने का खर्चा देती तो उनके चेहरे पर पहले जैसी खुशी या कृतज्ञता नहीं होती थी। कोई धन्यवाद नहीं, कोई झिझक नहीं, बस एक हल्का सा सिर हिलाना, जैसे यह तो मेरा कर्तव्य ही था। एक बार जब मैंने महीने के शुरू में उन्हें पैसे दिए तो उन्होंने नोटों को लापरवाही से गिना, अलमारी में रखा और बड़ी सहजता से कहा, हाँ इस महीने तो बस गुजारा ही होगा। यह नहीं कि बेटा तुम्हारी बहुत मेहनत, यह है शुक्रिया, बस गुजारा ही हो जाएगा। यह सुनकर मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरा पर्स अभी भी मेरे हाथ में था और मेरा दिल एक पल के लिए डूब गया। मैंने खुद से पूछा, कब से मेरी मेहनत उनकी नज़रों में एक सामान्य बात बन गई? कब से मेरे प्रयासों को इस तरह नज़रअंदाज किया जाने लगा? लेकिन फिर मैंने खुद को ही डांटा कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो रही हूँ। मैंने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया। मैं काम करती रही, पैसे देती रही और यह मानती रही
कि अगर मैं अच्छी बनी रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो मैं देख रही थी वह तो बस एक बड़ी कहानी की शुरुआत थी। मुझे लगता है सब कुछ मेरे उस घर में आने के लगभग 3 महीने बाद बदलना शुरू हुआ। सास की मीठी बातें अभी भी थी, लेकिन सिर्फ जुबान पर। उनकी नज़रों में, उनके लहजे में और रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों में कुछ बदल गया था। जहाँ पहले वह पूछती थी कि मैं क्या खाऊंगी, मुझे क्या पसंद है, वहीं अब यह सवाल हुक्म और आदेशों में बदल गए थे। मैं हर सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती और फिर ऑफिस जाती। शाम को जब मैं लगभग 7 बजे तक लौटती तो शरीर थक कर चूर हो चुका होता, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही रसोई से सास की आवाज़ आती, प्रिया आ गई, चलो सब्जी काट दो, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं बिना कपड़े बदले, बिना एक घूंट पानी पिए अपना बैग नीचे रखती और चुपचाप रसोई में चली जाती। एक बार मैंने हंसकर कहा, माँ जी आप शुरू कर देती, आज मीटिंग में पूरा दिन निकल गया, बहुत थक गई हूँ। यह सुनते ही उनका चेहरा उतर गया। थक तो सब जाते हैं बहू है, घर संभालना ही पड़ेगा, कोई और आकर नहीं करेगा। यह जुमला बाद में उनका तकिया कलाम बन गया। जब भी मुझसे कोई काम धीरे होता या मैं कोई छोटी सी चीज भूल जाती था या बस कुछ पल ज्यादा बैठ जाती, मुझे बस वही ताना मारती। पहले मैंने समझाने की कोशिश की, फिर जब देखा कि कोई फायदा नहीं तो मैं चुप रहना सीख लिया। लेकिन मेरी चुप्पी ने चीज़ों को बेहतर नहीं बनाया, इसने बस लोगों को मेरी सहनशीलता को हल्के से लेना सिखा दिया। और साहिल मेरा देवर दिन ब दिन और आलसी होता जा रहा था। वो दोपहर तक सोता, बना बनाया खाना खाता और जूठी प्लेट वहीं मेज पर छोड़ देता। कपड़े जहाँ उतारता वहीं पड़े रहते। शाम को फोन या कंप्यूटर पर गेम खेलता और रात को दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता। देर रात लौटता तो सिगरेट और शराब की गंध से पूरा घर भर जाता। जब भी मैं यह सब देखती मेरा दिल और भारी हो जाता। एक रविवार की सुबह मैं जल्दी उठी, कपड़े धोए, घर में पोछा लगाया, बाजार गई और खाना बनाया। साहिल सोफे पर पसरा हुआ फोन चला रहा था। मैंने मजाक में कहा, साहिल जरा हाथ बटाओगे, यह पानी की बाल्टी उठवा दो। उसने सिर उठाए बिना ही जवाब दिया, मैं बिजी हूँ। मैंने देखा वह फोन पर गेम खेल रहा था। उसी वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं पी गई। उस रात मैंने रोहन से धीरे से बात की। मैं बस चाहती थी कि वह अपने भाई को थोड़ा समझाए ताकि वह बदले, कम से कम माँ और मेरे लिए थोड़ी मदद करे। लेकिन रोहन ने एक लंबी सांस ली और कहा, अरे छोड़ो ना प्रिया, अभी बच्चा है, वह धीरे धीरे सुधर जाएगा। वैसे भी लड़के जब तक सेटल नहीं होते थोड़ा मौज मस्ती करते ही है। मैं अपने पति की तरफ मुड़ी, दुखी भी थी और लाचार भी। यह धीरे धीरे सुधर जाएगा वाला जुमला मैंने इतनी बार सुना था कि अब तक भी याद करती हूँ तो मन उब जाता है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जब तक एक रात सास ने हम दोनों को अपने पास बिठाया और सीधे मुद्दे की बात की। उस दिन उन्होंने कोई भूमिका नहीं बनाया, ना ही मीठी जुबान का इस्तेमाल किया। उन्होंने चाय का कप मेज पर रखा, सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, मैंने सोच लिया है अगले महीने से तुम दोनों मुझे हर महीने 1.5 लाख दोगे ताकि मैं घर का खर्चा चला सकूं। मैं कुछ सेकंड के लिए सन रह गई। मुझे लगा मैंने गलत सुना। 1.5 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी। उस वक्त मेरी कमाई रोहन से बेहतर थी। मैंने बहुत धीरे से पूछा, जी माँ जी आपने कितने कहा? उन्होंने सिर हिलाया। चेहरा ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, घर का खाना पीना, मेरी दवाइयाँ और भी कितने छोटे मोटे खर्च होते हैं। तुम दोनों कमाते हो तो परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बनती है। मैंने रोहन की तरफ देखा, उसे मेरी तरफ कोई हैरानी नहीं हुई थी। या शायद वह पहले से जानता था, या कम से कम माँ ने उसे बता दिया था। उसने बस गला साफ किया और कहा, ठीक है, माँ कह रही है तो प्रिया हम कोशिश करेंगे। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं जानती थी अगर मैंने उस वक्त मना किया तो मैं एक हिसाब किताब करने वाली, मतलबी और ससुराल के बारे में ना सोचने वाली बहू कहलाऊंगी। तो मैंने हाँ कर दी। मैंने खुद को समझाया कि साथ रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा योगदान करना ही पड़ता है। वैसे भी माँ की कोई पेंशन नहीं है और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। मुझे लगा कि उनकी देखभाल करना मेरा धर्म है। मैंने खुद को तसल्ली दी कि 1.5 लाख में से ज़्यादातर पैसा उनकी दवाइयों और चेकअप में जाएगा। बाकी घर के खर्चों में अगर ऐसा है तो इसे बहुत ज़्यादा गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे गड़बड़ महसूस होने लगी। घर का महीने का खर्चा उतना ज़्यादा नहीं था और माँ की दवाइयाँ का बिल भी उतना नहीं आता था जितना मैं सोच रही थी। दूसरी तरफ साहिल के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। कभी वह नया फोन खरीदता, कभी महंगे जूते, तो कभी दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करता।
एक बार तो मैंने उसे एक ब्रांडेड घड़ी खरीदते देखा, जिसे पहनकर वह शीशे के सामने काफी देर तक खुद को निहारता रहा। मैंने ध्यान देना शुरू किया, इसलिए नहीं कि मुझे पैसों का लालच था, बल्कि मैं जानना चाहती थी कि मेरा दिया हुआ पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। एक दिन मैंने मेज पर पुरुषों के कॉस्मेटिक, परफ्यूम और वायरलेस हेडफोन के बिल देखे। यह चीजें ना तो घर के खर्चों से जुड़ी थी, ना ही दवाइयों से। मैंने बिल उठाकर देखा ही था कि सास ने ना जाने कहाँ से आ गई और मेरे हाथ से बिल छीन लिया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा, उनका लहजा एकदम बदल गया था। यह क्या कर रही हो? मैंने फिर भी शांत रहने की कोशिश की। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही देख रही थी। महीने के पैसे अभी दिए थे, फिर यह इतने सारे फालतू खर्चे कहाँ से आ गए? यह सुनते ही उनका रवैया बदल गया, उसमें जरा भी नरमी नहीं थी। तुमने जो पैसा दिया है वह मेरे पास है, मैं उसे कैसे खर्च करती हूँ यह पूछने की जरूरत नहीं है। इस घर में क्या कैसे होगा यह मैं तय करूंगी। मैं वहीं थम गई। उनके शब्द मेरे चेहरे पर एक तमाचे की तरह लगे। दर्द पैसे का नहीं था, दर्द इस बात का था कि मैं एक बहुत साफ बात समझ गई थी। उनकी नज़रों में मैं अब बस इस घर की बहू नहीं थी, मैं सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन थी जिसका काम घर में पैसा लाना था ताकि पूरा परिवार उस पर निर्भर रह सके। और उसी पल मुझे पहली बार डर लगा। मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसे दलदल में फंस रही हूँ जहाँ मैं जितना दूंगी लोग उतना ही ओढ़ लेना चाहेंगे। उस घटना के बाद मेरे दिल में एक कांटा सा चुभ गया। अब यह पहले की तरह कोई धुंधला सा शक नहीं था, बल्कि एक साफ और कड़वी सच्चाई थी जो हर पल मुझे बेचैन करती थी। मैं अब भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी, समय पर पैसे देती थी, बाजार जाती, खाना बनाती, सब कुछ करती थी। लेकिन हर बार जब मैं सांस को मेरे पैसे लेकर साहिल पर लुटाते देखती तो मेरे सीने में कुछ अटक सा जाता। मैंने कई बार रोहन से इस बारे में गंभीरता से बात करने की कोशिश की। मेरा मकसद लड़ाई करना नहीं था, ना ही उसे किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करना था। मैं बस चाहती थी कि वह समझे कि यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। एक रात जब रोहन फोन रखकर सोने की तैयारी कर रहा था, मैंने धीरे से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि हम हर महीने जो पैसे देते हैं उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? मुझे माँ के लिए पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह पैसा साहिल के आलस को बढ़ावा दे। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर करवट बदल कर बोला, प्रिया तुम फिर ज्यादा सोचने लगी। माँ बूढ़ी हो गई है, वह अपने लिए क्या ही खर्च करती होंगी। साहिल अभी सेटल नहीं है तो माँ उसे थोड़ा प्यार करती है, यह तो स्वाभाविक है। मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, स्वाभाविक होना अलग बात है और घर के खर्चों और दवाइयों के पैसे से उसे बिगाड़ना अलग बात है। क्या आपको नहीं दिखता कि वह दिन ब दिन कितना निर्भर होता जा रहा है? कि लेकिन मेरे पति ने बस कुछ सेकंड सोचा और वहीं जवाब दिया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत मेहनत की है, अब हमारी बारी है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। तुम इतना हिसाब किताब मत किया करो। यह सुनकर मेरा गला भराया। मैंने अपने बगल में लेटे उस आदमी को देखा जो हमेशा मुझसे प्यार करने का दावा करता था, जो कहता था कि मैं उसकी पत्नी हूँ, उसका परिवार हूँ। लेकिन उस पल मुझे वह बहुत दूर लगा, इतना दूर कि मैं कुछ भी कहती वह समझना ही नहीं चाहता था। उस दिन के बाद से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे एक अजीब स्थिति में धकेल दिया गया है। हम एक ही घर में रहते थे, एक ही साथ खाना खाते थे, लेकिन मैं एक बाहरी इंसान की तरह थी। मेरी सास को भी शायद एहसास हो गया था कि अब मैं उनकी कुछ मीठी बातों से बहलने वाली नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे सीधे बहस करना बंद कर दिया और एक ज्यादा तकलीफदेह तरीका अपना लिया, ताने मारना। जबकि कोई रिश्तेदार घर आता, वह जानबूझकर पैसों और बहू के फर्ज की बातें छेड़ देती, फिर कुछ ऐसी बातें कहती जो सुनने में हल्की लगती, लेकिन उनका निशाना सीधा मैं होती थी। बहू कमाती है तो अच्छा है, पर उसे परिवार के साथ बांटना भी आना चाहिए। यह नहीं कि सब कुछ अपने पास ही रखती रहे, या एक ही घर में रहकर इतना हिसाब किताब करना ठीक नहीं लगता। बाहर वाले सुनकर बस मुस्कुरा देते, लेकिन मैं वहीं बैठी रहती और एक एक शब्द मेरे कानों में चुभता। मैं जानती थी कि वह मुझसे कह रही है, बस सीधे तौर पर नहीं। बस एक बार उन्होंने अपने पति की बहन की तरफ देखकर कहा, आजकल की बहू ये पैसा कमाती है तो खुशी तो होती है, पर मुश्किल भी बहुत है दीदी। एक शब्द कह दो तो उन्हें लगता है कि हम उनके पैसों पर नजर रखे हुए हैं। मैं चुपचाप अपनी प्लेट में सब्जी डालती रही, मेरे हाथ चल रहे थे, लेकिन मेरी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। और साहिल, वह तो अब और भी बेशर्म हो गया था। पहले वह बस चुपचाप घर पर पड़ा रहता था, लेकिन अब वह इसे अपना अधिकार समझने लगा था। जब भी पेट्रोल के पैसे कम पड़ते वह हाथ फैला देता,
फ़ोन खराब होता तो इशारे करता। एक दिन खाने की मेज पर उसने अपनी बाइक की चाबी फेंकी और मुंह बनाकर बोला, मेरी बाइक अब बहुत पुरानी हो गई है, दोस्तों के सामने शर्मिंदगी होती है। प्रिया भाभी देखिए ना, एक नई बाइक दिलवा दीजिए। मैंने कटोरी नीचे रखी और सीधे कहा, तुम्हें बाइक दिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम अब बड़े हो गए हो, जो चाहे खुद कमा कर खरीदो। साहिल का चेहरा उतर गया और सास ने मुझे तुरंत घूर कर देखा, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह साहिल का अगला जुमला था। वो तिरस्कार से हंसा, उसके होठों पर एक बेशर्म मुस्कान थी। अगर आप नहीं होती तो मेरा भाई किसी और से शादी कर लेता जो माँ का ख्याल रख सकती थी। आपको क्या लगता है इस घर को सिर्फ आपकी जरूरत है? पूरी डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। मैंने सिर उठाकर उसे देखा जैसे मैंने गलत सुना हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक देवर जो अपने भाई भाभी के पैसों पर जीता है, जिसने आज तक अपनी माँ के लिए एक रुपया नहीं कमाया, वह इतनी गिरी हुई बात कर सकता है। मैंने अपने पति की तरफ देखा, इंतजार किया कि वह कुछ कहेगा, बस एक शब्द, एक बार अपने भाई को उसकी हद बताएगा, एक बार मैंने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन नहीं, रोहन ने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप खाना खाने लगा। उसने ना मेरी तरफ देखा ना अपने भाई की तरफ। उसकी चुप्पी मुझे साहिल के बेशर्म शब्दों से ज्यादा चुभी। उस दिन के बाद से मेरे दिल में एक असली दरार आ गई। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति कभी मेरे साथ खड़ा होगा। मैं बस चुपचाप देखती रही और जितना देखती उतना ही समझती कि मुझे एक ऐसे किरदार में धकेल दिया गया है जिसे निभाना इस घर में मेरी किस्मत बना दिया है। मैं पैसा कमाऊं, मैं घर चलाऊं, मैं सबका खर्चा उठाऊं और मैं चुप रहूं, और बदले में मुझे जो मिलता वह था बढ़ता हुआ अपमान। हद तो तब हो गई जब मैंने मेज पर एक रसीद देखी। वह साहिल के लिए एक नई बाइक की बुकिंग की रसीद थी। रकम काफी बड़ी थी, लेकिन जिस बात ने मुझे अंदर तक कंपा दिया वह यह थी कि यह पेमेंट महीने की शुरुआत में ही की गई थी। ठीक 2 दिन बाद जब मैंने महीने का खर्चा दिया था, मैंने वह कागज उठाया। मेरी उंगलियां गुस्से से कांप रही थी। तभी सास कमरे से बाहर निकली। मुझे रसीद पकड़े देखकर वह एक पल के लिए रुकी, फिर उनका लहजा बदल गया। तुम वह लेकर क्या कर रही हो? मैंने सिर उठाकर सीधे उनकी आंखों में देखा। अब मेरे अंदर और गोलमोल बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस पूछना चाहती हूँ माँ जी, क्या घर के खर्चे में और दवाई के पैसे से आपने साहिल के लिए बाइक बुक की है? वह मेरी सोच के विपरीत बिल्कुल भी घबराई नहीं। उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया, तो क्या हुआ, वह इस घर का बेटा है, उसके पास भी लोगों की तरह अच्छी चीजें होनी चाहिए। मैं हंस पड़ी, एक ऐसी कड़वी हंसी जो मेरे ही गले में चुभ रही थी। लोगों की तरह किसके पैसों से माँ जी? मेरे सवाल के खत्म होते ही उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। तुमने जो पैसे घर में दिया वह अब घर का पैसा है। थोड़ा पैसा कमाकर अपने आप को बहुत बड़ी चीज मत समझो। मैं लिविंग रूम के बीच में जड़वत खड़ी रह गई। उनके एक एक शब्द से मेरा दिल ठंडा पड़ गया। तो उनकी नज़रों में मेरी मेहनत की कमाई कोई मेहनत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसे वह जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती थी। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। मैं छत को घूरती रही, बाहर लिविंग रूम में आती टीवी की आवाज़ सुनती रही, साहिल के जोर जोर से हंसने की आवाज़ और सास की आवाज़ जो उसे सेहत बनाने के लिए दूध पीने को कह रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह लोग मुझे पूरी तरह से निचोड़ देंगे, जब तक मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और फिर भी मुझे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। जिस रात में छत को घूरते हुए खुद से पूछ रही थी कि मैं और कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ, उसके ठीक 1 महीने बाद ही मेरे ससुराल ने एक और तूफान आ गया। एक शाम साहिल घर आया। उसका चेहरा आज कुछ ज्यादा ही खिला हुआ था। वह सोफे पर बैठते ही बोला, मैं इस महीने के आखिर में शादी करने की सोच रहा हूँ। हम सब खाना खा रहे थे और सब रुक गए। मैंने सिर उठाकर उसे देखा और सास ने हैरानी से पूछा, शादी किससे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। साहिल मुस्कुराया, सिर झुकाते हुए शर्माने का नाटक किया। मैं एक लड़की को जानता हूँ दीपा, हम दोनों ने सोच लिया है जल्दी शादी करके सेटल हो जाएंगे। वह भी जोर दे रही है। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा। साहिल किसे जानता था? कब्जे घर में किसी को खबर नहीं थी और अचानक वह शादी की घोषणा कर रहा था, वह भी ऐसे यकीन के साथ जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। मेरी सांस पहले तो चौंकी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी हैरानी खुशी में बदल गई। उन्होंने अपने छोटे बेटे को ऐसे देखा जैसे वह कोई खजाना हो। हाँ, यह हुई ना बात, आदमी को घर बचा लेना चाहिए, तभी वह जिम्मेदार बनता है। फिर वह मेरे पति की ओर मुड़ी, रोहन तुम्हारे भाई की शादी है, कोई छोटी बात नहीं है, हमें बस सब कुछ शानदार तरीके से करना होगा, कोई हम पर उंगली ना उठा सके। जैसे ही उन्होंने कहा हमें करना होगा, मैं समझ गई
कि आखिर में पैसा किसकी जेब से जाएगा, और हुआ भी वही। कुछ दिनों बाद सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और खर्चों की एक लंबी लिस्ट मेरे सामने रख दी। सगाई के शगुन से लेकर शादी की फोटोग्राफी, बैंक्वेट हॉल की बुकिंग, गहने और नए जोड़े के कमरे के लिए फर्नीचर तक बिना रुके बोलती रही, जैसे इसे शादी की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और बस मेरे पेमेंट करने का इंतजार था। मुझे उनका चेहरा आज भी याद है, जरा भी झिझक नहीं। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं इतने पैसों का इंतजाम कर पाऊंगी या नहीं। उन्होंने बस आदेश दिया, हमें अपने खानदान की नाक ऊंची रखनी है। दीपा के घर वाले भी जाने माने लोग हैं, अगर हमने कुछ कमी रखी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैं सुनती रही, मेरे दिल पर पत्थर सा बोझ था। मैं जानती थी कि अगर मैंने मना कर दिया तो मुझ पर देवर की शादी तोड़ने का मतलबी और रिश्ते ना निभाने का इंतजाम लगेगा। और ठीक उसी वक्त मेरे पति ने मुझे चुप कराते हुए कहा, अरे प्रिया, उसकी जिंदगी का सवाल है, बस इस बार के लिए सब संभाल लो। यह बस इस बार के लिए वाला जुमला मैं सुनकर थक गई थी, लेकिन आखिर में मुझे हाँ कहना पड़ा। एक एक करके खर्चे बढ़ते गए, मेरी कल्पना से भी ज्यादा। कुछ खर्चे ऐसे थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरी सास अड़ी हुई थी। उन्हें सब कुछ बड़ा और भव्य चाहिए था, ताकि बाहर वाले तारीफ करें, और पैसे देने वाली मैं और मेरा पति थे। सिर्फ आधे महीने में साहिल की शादी में मेरा लगभग 8 लाख लग गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इस पूरी प्रक्रिया में घर में किसी ने मुझे एक बार भी दिल से धन्यवाद नहीं किया। साहिल ने तो इसे अपना अधिकार मान लिया था, और सास का तो सवाल ही नहीं उठता। उनका ध्यान बस इस बात पर था कि और क्या महंगा और क्या शानदार किया जा सकता है। एक दिन मैं ऑफिस से लौटी, अभी मैंने जूते भी नहीं उतारे थे कि उन्होंने मेरे हाथ में एक डायरी थमा दी, जिसमें हिसाब किताब लिखा था, और बोली, कल जाकर यह पेमेंट कर देना, बैंक्वेट हॉल वाले बार बार फोन कर रहे हैं। मैंने वह डायरी पकड़ी। उन नंबरों को देखकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि मैं समझ गई थी कि मुझे वह घसीटा जा रहा था। मैं अब बहू नहीं, बल्कि एक खुला हुआ खजाना थी, जिसे अब जरूरत हो पैसे निकाल ले। शादी के दिन में सुबह बहुत ही जल्दी उठी। मेरा सिर घूम रहा था। बाहर से देखने वालों को लगता होगा कि मैं कितनी अच्छी भाभी हूँ, जो अपने देवर के लिए दिल से सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं जानती थी कि मेरे अंदर का उत्साह कब का मर चुका था। मैं फिर भी काम करती रही, मुस्कुराती रही, मेहमानों का स्वागत करती रही, खाने से लेकर बारात के समय तक हर चीज का ध्यान रखती रही। मैं यह सब इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे खुशी थी, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर कंजूस होने का आरोप लगाए। लेकिन ठीक जब शादी की रौनक अपने चरम सीमा पर थी, मेरी सास ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा गला भर आया। दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के सामने झाम उठाते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान का शुक्र है, मेरे घर में रोहन जैसा लायक बेटा है, जो अपने छोटे भाई के बारे में सोचता है। उसकी वजह से आज यह शादी इतनी धामधूम से हो पा रही है। पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। कुछ लोगों ने मेरे पति की तारीफ भी की। बड़े भाई हो तो ऐसा। मैं कुछ ही दूर खड़ी थी, मेरे हाथ में अभी भी ट्रे थी। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दम घोंट लिया हो। सारा पैसा, सारी मेहनत, मेरे दिन रात की भागदौड़, सब कुछ एक पल में एक जुमले से मिटा दिया गया। किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया। किसी को नहीं पता था कि मैंने रातें जागकर हिसाब लगाया था, कैसे अपनी बचत से एक एक रुपया निकाला था। मैंने अपने पति की तरफ देखा, वह बस चेप कर मुस्कुरा रहा था। उसने ना कुछ कहा, ना मेरी तरफ देखा। उस पल में समझ गई कि इस घर में मैं चाहे कितना भी कर लूं, आखिर में श्रेय किसी और को ही मिलेगा। नई दुल्हन दीपा उस दिन बहुत शांत और संस्कारी लग रही थी। वह सबसे प्यार से बात कर रही थी, बहुत सलीके से चल रही थी, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि वह बहुत सीधी सादी लड़की है। लेकिन ना जाने क्यों पहली ही नज़र में मुझे दीपा में कुछ बहुत तेज महसूस हुआ। वह ज़्यादा बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेजी से सब कुछ देख रही थी। घर को, लोगों के बात करने का तरीकों को, सास के मुझे आदेश देने के अंदाज को, और मेरे बटुए से पैसे निकालने के तरीकों को। यह एक नई दुल्हन की घबराई हुई नज़र नहीं थी, यह एक ऐसे इंसान की नज़र थी जो चुपचाप सब कुछ तोल रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद दीपा मेरी सास की बहुत करीबी बन गई। दोनों हर वक्त कानाफूसी करती रहती, कभी रसोई में, कभी आंगन में, यहाँ तक कि टीवी देखते हुए भी जब भी मैं पास आती उनकी बातें रुक जाती और किसी और मुद्दे पर शुरू हो जाती। पहले मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे यह एहसास और गहरा होता गया। मैंने देखा कि सास और नई बहू के बीच एक अनदेखा रिश्ता बन रहा है, एक ऐसा गठबंधन जिसमें बाहर थी, जबकि इस घर में मैं पहले से ही थी।
फिर एक शाम में सास को खाने के लिए बुलाने उनके कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं खटखटाने ही वाली थी कि अंदर से दीपा की आवाज़ आई, धीमी थी पर साफ। माँ जी, आपको सब सोचना पड़ेगा। इस घर में हमेशा के लिए किसी बाहरी इंसान के हाथ में पैसा नहीं रह सकता। मैं दरवाजे पर ही जम गई। बस एक जुमला और मेरी रीढ़ की में सिहरन दौड़ गई। बाहरी इंसान तो उनकी नज़रों में मैं एक बाहरी इंसान थी। वह इंसान जिसने अपना पैसा, अपनी मेहनत, अपनी जवानी इस घर को संवारने में लगा दी। आखिर मैं सिर्फ एक बाहरी इंसान थी। मैं चुपचाप लौट आई। मेरे कदम इतने हल्के थे कि मुझे खुद भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन उस पल में एक बात बहुत साफ जान गई थी। इस घर का नाटक अब एक नए दौर में पहुंच चुका था और इस बार मैं उसी भोली भाली दर्शक की तरह थी जिसे पता ही ना हो कि मंच पर क्या चल रहा है। मैंने सोचा था कि उस दिन की बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा और वक्त मिलेगा चीज़ों को समझने का, खुद को तैयार करने का, या कम से कम यह मानने का कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन नहीं, जिंदगी में कुछ चीज़ें आपको समझने का वक्त नहीं देती। वह बस आपके मुंह पर एक ठंडी और कड़वी सच्चाई फेंक देती है। साहिल की शादी के ठीक 2 दिन बाद मेरी सास ने मुझे और रोहन को अपने कमरे में बुलाया। वह एक शाम थी। घर से आखिरी मेहमान अभी अभी गए थे और हवा में अभी भी खाने की और मेहमानों के सस्ते परफ्यूम की गंध थी। मैं रसोई में आखिरी कुछ बर्तन समेट रही थी कि उन्होंने आवाज़ दी। उनकी आवाज़ में अब शादी वाली मिठास नहीं बल्कि एक रूखापन था। प्रिया, रोहन, जरा यहाँ आना। मैं अपना हाथ पहुँच कर अंदर आई। रोहन मेरे पीछे था। शादी की भागदौड़ से थका हुआ कमरे में घुसते ही मुझे कुछ अजीब लगा। सास बिस्तर पर सीधी बैठी थी। उनकी पीठ तकिए से टिकी थी, हाथ सीने पर बांधे थे। उनका चेहरा सपाट था। ना चाय का कप, ना धीमी आवाज़, ना ही कोई भूमिका। उनके चेहरे पर जो भाव थे उसे देखकर मेरा दिल सहम गया। उन्होंने सीधे हम दोनों की आंखों में देखा और बिना किसी लाप लपेट के कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। अब इस घर में साहिल और उसकी पत्नी को प्राथमिकता देनी होगी। तुम दोनों बाहर जाकर किराए का घर ढूंढ लो। मुझे लगा मैंने गलत सुना। मेरे दिमाग कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि जो शब्द मैंने सुने वह सच थे या मेरा वहम। वही इंसान जिसने कभी मेरा हाथ पकड़कर कहा था, यहीं रहो, परिवार का माहौल बना रहेगा। वही इंसान जिसने कहा था, घर के लोग पास रहे तो अच्छा है, आज मेरे सामने बैठकर मुझे एक किराएदार की तरह घर से निकालने को कह रही थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा। रोहन भी हैरान था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि माँ इतनी सीधी बात कहेगी, लेकिन उसकी हैरानी बहुत छोटी थी। वह हिचकिचाते हुए बोला। उसकी आवाज़ में अविश्वास था। माँ, इतनी जल्दी क्या है? घर में अभी भी जगह है। सास ने होठ सिकोड़े एक ऐसी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जिसे मैं आज तक नहीं भूली। जगह कैसी? अब उसकी शादी हो गई है। उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए। या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई शादी के बाद भी किराएदारों की तरह एक कोने में पड़ा रहे? उन्होंने यह कहते हुए मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रें चाकू की तरह तेज थी। तुम दोनों कमाते हो, बाहर घर लेना जो तुम्हारे लिए आसान है। साहिल और दीपा की तो अभी अभी नई शादी हुई है, उन्हें अभी बहुत कुछ संभालना है। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरा दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। तो सब कुछ पहले से तय था। तो वह जुमला, इस घर में हमेशा के लिए किसी बाहरी इंसान के हाथ में पैसा नहीं रह सकता, मेरा वहम नहीं था। तो वह शादी सिर्फ शादी नहीं थी बल्कि एक बहाना था अपना असली चेहरा दिखाने का। ठीक उसी पल दरवाजे की दरार से मैंने किसी की परछाई देखी। साहिल और दीपा वहीं खड़े थे। अब छिपने की जगह भी जरूरत नहीं समझ रहे थे। साहिल दीवार से टिक कर हाथ बांध कर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और दीपा वह अपने पति के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। मुझे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। मैं समझ गई कि वे दोनों पहले से सब कुछ जानते हैं, शायद इसी पल का इंतजार कर रहे थे। रोहन अभी भी कुछ बचाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मुझे दिख रहा था कि उसमें भी हिम्मत नहीं थी। माँ, अगर जगह की बात है तो हम सोच विचार कर सकते हैं। पर अभी एकदम से उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सास ने उसे बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज़ में एक अंतिम फैसला था। सोचना क्या है, यह घर मेरा है, मैं जैसा कहूँगी वैसा होगा। शादी हो गई, अब क्या मैं उन्हें एक अस्थायी जगह पर रखूं, जबकि बड़ा भाई और भाभी पूरे घर पर कब्जा करके बैठे रहे। मैंने कब्जा शब्द सुना और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा हो। तो मैं, जिसने इस घर की मरम्मत में पैसा लगाया, जिसने घर का खर्चा उठाया, जिसने खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान रखा, आज एक कब्जा करने वाली बन गई थी। इतने सालों की मेहनत का सिला था एक शब्द फालतू। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। सास ने अपनी आवाज़ धीमी की, जैसे कोई एहसान कर रही हो।
बाहर रहना है रहो, मना नहीं कर रही, लेकिन हर महीने पैसे वैसे ही भेजने पड़ेंगे जैसे पहले भेजते थे। मेरी दवाइयाँ, घर का खाना पीना। यह मत सोचना कि अलग जगह रहकर तुम अपनी जिम्मेदारी से बच जाओगे। यह सुनते ही मेरे सामने से सारे पर्दे हट गए। उन्हें साहिल और दीपा के लिए जगह नहीं चाहिए थी। उन्हें अपने छोटे बेटे की कोई परवाह नहीं थी। वह मुझे इस घर से निकालना चाहते थे ताकि मेरी कोई आवाज़ ना रहे, मेरा कोई दखल ना रहे। लेकिन मेरे 1.5 लाख हर महीने आते रहे। मैं अब बहू नहीं, सिर्फ एक एटीएम मशीन थी जिसे वह आंखों से दूर रखना चाहते थे। मैंने अपने पति की तरफ देखा। मैं उसे बहुत देर तक देखती रही, इतनी देर तक कि मुझे खुद हैरानी हुई कि मुझे अब भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। मुझे उम्मीद थी कि वह एक शब्द कहेगा, सिर्फ एक, कि यह बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता, कि वह मेरा पति है और वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन रोहन बस वहीं खड़ा रहा। उसके होठ हिले पर आवाज़ नहीं निकली। उसने हमेशा की तरह मेरी नज़रों से नज़रें चुरा ली। उसी पल मेरे अंदर कुछ बुझ गया। मैं ना लड़ी ना रोई। अजीब बात है, जब आपको हद से ज़्यादा धकेल दिया जाता है तो आंसू भी नहीं निकलते। मुझे बस ठंडक महसूस हो रही थी, एक ऐसी ठंडक जो मेरे सीने से शुरू होकर मेरी उंगलियां तक फैल गई। मैंने अपनी सास को देखा, फिर दरवाजे पर खड़े देवर देवरानी को, और आखिरी में उस आदमी को जो मेरा पति था। और फिर मैं फीकी हंसी, एक ऐसी हंसी जो मुझे खुद भी अनजान लगी। मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा, ठीक है, मैं अभी चली जाऊंगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी। सास ने पलकें झपकाई और साहिल सीधा खड़ा हो गया, जैसे उसे यकीन ना हुआ हो। लेकिन मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ी और सीधे अपने कमरे में चली गई। ना चीखी, ना सामान फेंका, ना सवाल किए। मैंने सूटकेस निकाला, कपड़े तय किए, अपने कागजात समेटे और एक एक चीज को ऐसी शांति से अंदर रखा जो डरावनी थी। रोहन मेरे पीछे कमरे में आया, बहुत देर तक खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में घबराहट थी, प्रिया शांत हो जाओ, माँ शायद गुस्से में है। मैंने मुड़कर नहीं देखा, बस कपड़े तय करते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी माँ का दिमाग बिल्कुल शांत है, आज बस उन्होंने सच बोला है। वह चुप हो गया। उस शाम मैंने खुद ही टैक्सी बुलाई, सिर्फ अपना सामान लिया और उस घर से बाहर निकल गई जिसे मैंने इतने समय तक अपना समझकर सींचा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए नहीं कि मैं बहुत मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी अगर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपनी ज़िंदगी के वह साल बहुत बेवकूफ़ी भरे लगेंगे। और एक बहू के रूप में पहली बार मैं अपने ससुराल से बिना एक आंसू बहाए निकली। मेरे साथ थी तो बस एक एकजुट खामोशी। मैंने सूटकेस को कमरे के बीच में रखा, अलमारी खोली और एक एक करके अपने कपड़े उसमें डालने लगी। उस वक्त मेरे हर काम में इतनी शांति थी कि मुझे खुद हैरानी हो रही थी। शायद इंसान तभी रोता है, गिड़गिड़ाता है, जब उसके दिल में कोई उम्मीद बची हो। और जब मैंने अपने पति की ओर देखा और उसने नजरें झुका ली तो मैं समझ गई थी कि अब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बाहर मेरा पूरा ससुराल मुझे देख रहा था। माहौल बहुत अजीब था, हैरानी भी थी और तनाव भी। शायद उन्हें लगा था कि मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, सामान तोड़ूंगी और कुछ कड़वी बातें कहूंगी ताकि उन्हें भी जवाब में मुझे बेशरम बहू कहने का मौका मिले। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप अपना सामान पैक करती रही, जैसे मैं किसी अस्थायी ठिकाने से जा रही हूँ, ना कि उस घर से जहाँ मैंने अपना पैसा मेहनत लगाई थी। मुझे जितना शांत देखा, मेरी सास उतनी ही बेचैन हो गई। वह दरवाजे पर ही हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज़ में जहर था। बड़ा रुतबा दिखा रही हो, बाहर निकलोगी तब पता चलेगा कि एक एक रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद मुंह लटका कर यहीं वापस मत आना। मैं एक शर्त तय कर रही थी। मेरा हाथ रुक गया। मैंने सिर उठाकर सीधे उनकी आंखों में देखा। अब मेरी नज़रों में पहले जैसी मजबूरी नहीं थी, ना ही गुस्सा, बस एक सीधी साफ नज़र थी। फिर मैंने एक एक शब्द चबाकर कहा, मैं जा रही हूँ तो हमेशा के लिए, लेकिन आज से जो 1.5 लाख हर महीने मैं और रोहन देते थे वह बंद। मेरा यह वाक्य उस घर के बीच में एक बम की तरह फटा। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर साहिल, जो सोफे पर पेट फैलाकर बैठा था, तुरंत खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप क्या कह रही है? माँ की दवाइयों का पैसा भी आप काट देंगी? मैंने उसे देखा। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई सम्मान नहीं बचा था। मैं अब यहाँ नहीं रहती और ना ही मेरे ऊपर तुम सब लोगों को पालने की कोई जिम्मेदारी है। मैंने बहुत धीरे और ठंडे लहजे में कहा, लेकिन मेरी इसी शांति ने मेरे ससुराल वालों को चीखने से ज़्यादा चौंका दिया। सास तुरंत चीख पड़ी, यह क्या बकवास कर रही है तू? मैं बीमार रहती हूँ, तू पैसे बंद करके मुझे मारना चाहती है। मैं फीकी सी हंसी। इस हालत में भी वह अपनी बीमारी को ढाल बना रही थी। यह जुमला मैंने इतनी बार सुना था कि अब इससे मेरा दिल भय नहीं पसी जाता।
बस थकान होती थी। रोहन को जैसे अब होश आया, वह जल्दी से मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर फुसफुसाया, प्रिया गुस्सा मत करो, घर की बात है, बाद में सुलझा लेंगे, पर माँ के पैसे एकदम से बंद नहीं कर सकते। मैंने उसका हाथ झटक दिया। अपनी शादीशुदा जिंदगी में पहली बार मैंने उससे बिना किसी लाट लपेट के कहा, तुम गलत समझ रहे हो, वह तुम्हारी माँ के पैसे नहीं है, वह मेरे खून पसीने की कमाई है, जिसे तुम लोगों ने पानी की तरह बहाया है। रोहन सुन खड़ा रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा जवाब दूंगी, लेकिन मेरा गुस्सा सिर्फ पैसों का नहीं था। अगर सिर्फ पैसों की बात होती तो शायद मैं सह भी लेती। मुझे जिस बात ने तोड़ा था वह यही था कि इतने सालों तक मैंने पैसे दिए, घर संभाला, दवाइयाँ का इंतजाम किया, देवर की शादी करवाई, और आखिर में मुझे एक फालतू इंसान की तरह घर से निकाल दिया गया। और तो और वह चाहते थे कि मैं दूर रहकर भी उन्हें पैसे भेजती रहूं। यह सोचते ही मुझे हर तरह की नरमी एक मजाक लगने लगी। मैंने सूटकेस का ताला लगाया, अपने जरूरी कागजात और सामान उठाया और बाहर निकल गई। लिविंग रूम से गुजरते हुए मैंने देखा दीपा अपने पति के बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आंखों में अभी भी हिसाब किताब था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी जल्दी बिगड़ जाएगी। शायद उसने और मेरी सास ने सोचा था कि मैं घर से तो निकल जाऊंगी, पर एक अच्छी बहू की तरह चुपचाप पैसे भेजती रहूंगी। उन्होंने पहली चाल तो सोच ली थी, पर यह नहीं सोचा था कि जब किसी को हद से ज्यादा दबाया जाता है तो वह हाथ छोड़ देता है। मेरी सास ने मुझे सूटकेस से ले जाते देखा और उनका लहजा बदल गया। अब उसमें कड़वाहट से ज्यादा जहर था। चाह रही हो तो जा, पर बाद में पछताएगी। औरत के लिए अकेले रहना आसान नहीं होता। 2 पैसे कमाकर ज्यादा हवा में मत उड़। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि उनके जैसे लोगों से कुछ भी कहना बेकार है। उन्हें सही गलत से मतलब नहीं था, उन्हें बस अपना नियंत्रण चाहिए था। जब वह नियंत्रण खो देती है तो वह गालियां देती है, धमकाती है और नीचा दिखाती है। मेरे अंदर अब उस लालच से लड़ने की हिम्मत नहीं थी जो उनके खून में बस चुका था। उस शाम मैंने खुद टैक्सी बुलाई। मैंने ना पति से मदद मांगी, ना किसी को विदा करने दिया। अब मैंने अपनी कंपनी के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, जो शांत था, सुरक्षित था और सबसे जरूरी उस घुटन भरे माहौल से बहुत दूर था। जब टैक्सी चली तो मैं खिड़की से बाहर देखती रही। मेरा सीना भारी था, इसलिए नहीं कि मुझे उस घर का अफसोस था, मुझे बस उन सालों का अफसोस था जो मैंने उसे अपने परिवार समझा था। नई जगह पहुंचकर मैंने रोने की बजाय सबसे पहले अपना फोन निकाला, फैमिली ग्रुप में गई और एक छोटा सा मैसेज लिखा, आज से मैं वहां से किसी भी खर्चे, दवाइयाँ या किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैसेज भेजते ही मेरा फोन पागलों की तरह बजने लगा। पहले सास ने कॉल किया, मैंने नहीं उठाया। फिर साहिल का मैसेज आया, आपने ऐसा किया है तो बाद में यह मत कहना कि इस घर ने आपसे मुंह मोड़ लिया। फिर दीपा ने ताना मारा, इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। भाभी, मैं पढ़कर बस मुस्कुराई। जिन लोगों ने मुझे अभी अभी घर से निकाला था वह हम चाहते थे कि मैं बाहर खड़ी होकर भी उन्हें पैसे दूं, और अब मुझे रिश्तेदारी सिखा रहे थे। आखिर में रोहन का मैसेज आया, बस एक लाइन, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं उस लाइन को बहुत देर तक घूरती रही। इतने सालों तक मुझे सास के ताने सुनने पड़े, देवर की बदतमीजी सहनी पड़ी, एक चलती फिरती एटीएम मशीन समझा गया। तब वह चुप रहा। आज जब मैंने अपना हाथ खींचा तो उसे मुश्किल महसूस हुई। मैंने सिर्फ एक लाइन का जवाब लिखा, मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाला तुम्हारा परिवार है। वह मैसेज भेजकर मैंने फोन बंद कर दिया और उस अनजान से अपार्टमेंट में बिस्तर पर बैठ गई। बाहर शाम ढल रही थी। कमरे में अजीब सी शांति थी। ना सास के आदेश, ना देवर की हंसी, ना ही मेरे पति की वह झुकी हुई नजरें। और कई सालों में पहली बार मुझे वह शांति डरावनी नहीं लगी। वह दर्दनाक थी पर सच्ची थी। वह ठंडी थी पर साफ थी, और मैं जानती थी कि मैंने जो पहला कदम उठाया है उसने सिर्फ पैसों का रास्ता नहीं रोका है, बल्कि उस झूठे परिवार के नकाब को भी फाड़ना शुरू कर दिया है, जिसका सहारा लेने के उन्हें आदत हो गई थी। मेरे नए अपार्टमेंट की शांति 2 दिन भी नहीं टिक पाई। उधर ससुराल में हड़कंप मचना शुरू हो गया। इसलिए नहीं कि उन्हें मेरी याद आ रही थी या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, बल्कि इसलिए कि पहली बार उस घर में महीने के 1.5 लाख नहीं पहुंचे थे। बस एक किस्त रुकने ही वो सब कुछ ऐसे डगमगाने लगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे जाने के दूसरे दिन माझी का हर महीने की तरह एक प्राइवेट अस्पताल में चेकअप था। अब तक यह सब मैं संभालती थी, अपॉइंटमेंट लेने से लेकर एडवांस पेमेंट करने और उनके मेडिकल इंश्योरेंस अकाउंट को रिन्यू करने तक, ताकि उन्हें दवाइयाँ लेने, टेस्ट करवाने या जरूरत पड़ने पर प्राइवेट रूम में भर्ती होने में कोई दिक्कत न हो। उन्हें इसकी इतनी आदत हो गई थी कि वह इसे अपना अधिकार समझती थी।
जैसे उनकी बीमारी मेरी जिंदगी भर की जिम्मेदारी हो। उस दिन मैं ऑफिस में थी, मेरा फोन लगातार बज रहा था। सास का नाम देखते ही मैं समझ गई कि मामला क्या है। मैंने तुरंत फोन नहीं उठाया। 5वीं कॉल पर मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि गुस्सा और घबराहट थी। प्रिया, तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करो, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। काउंटर पर कह रहे हैं कि इस महीने का अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ है। मुझे अभी तक दवाइयाँ भी नहीं मिली। मैं कुर्सी पर आराम से बैठ गई, कुछ सेकंड चुप रही और फिर ठंडे सपाट लहजे में जवाब दिया। मुझे लगा था कि अब घर की जिम्मेदारी साहिल और दीपा की है। आपने घर उनके नाम किया है तो जिम्मेदारी भी तो उन्हें ही उठानी हो चाहिए। दूसरी तरफ से एक पल की खामोशी छा गई, फिर वह चीखी, यह क्या बकवास कर रही है? यह मेरी सेहत का सवाल है, हिसाब किताब करने का वक्त नहीं है। मैं धीरे से हंसी, पर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। जब आपने मुझे घर से निकाला था तब क्या आपने मेरी सेहत या मेरी जिंदगी के बारे में सोचा था? यह कहकर मैंने फोन काट दिया, इससे पहले कि वह और कुछ कहती। लेकिन अस्पताल की घटना तो बस पहली लहर थी। लगभग उसी समय साहिल को भी झटका लगा। जो नई बाइक उसने शादी से पहले ली थी, जिस पर बैठकर वह मेरे सामने अकड़ता था, वह असल में किस्तों पर थी। पहले तो उसे शायद किस्त की तारीख भी याद नहीं रहती होगी, क्योंकि उसे यकीन था कि घर में पैसे तो है ही, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। लेकिन इस बार दुकान से लगातार फोन और मैसेज आ रहे थे और उसके खाते में पैसे नहीं थे। शाम तक मुझे बिना पूछे ही पता चल गया कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि लंच ब्रेक में नई बहू दीपा ने मेरे पति को फोन किया और जोर जोर से लड़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई थी कि रोहन ने मुझसे मैसेज किया कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ना खींचूं। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में पुराने घर के पास रहने वाली एक जानकार से मुझे पता चला कि उस दोपहर मेरे ससुराल के लिविंग रूम में एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। दीपा जो नई नई आई थी, शायद सोचती थी कि वह एक बने बनाए पैसे वाले घर में आई है, लेकिन मेरे जाने के कुछ ही घंटों में उसे समझ आ गया कि जमीन कितनी खोखली है। वो अपने पति और सास पर बरस पड़ी। मुझे लगा था भाभी के जाने से शांति मिलेगी, यहाँ तो कुछ ही घंटों में सब बिखर गया। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। यह घर अब तक चलता था कैसे था, यह सुनकर मेरे खुशी नहीं हुई, बस हंसी आई। इंसान की आंखें तभी खुलती है जब बात खुद के ऊपर आती है। इतने साल मुझे निचोड़ा गया, किसी ने नहीं देखा। जैसे ही उनकी बारी आई, सबका असली चेहरा सामने आ गया। मेरी सास ने नई बहू की बात सुनी तो उन्हें बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने बस अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे डांट दिया। चुप कर, घर में आए 2 दिन नहीं हुए और जुबान चलाने लगी। वो आज पैसे बंद करेगी, हमेशा के लिए नहीं। रोहन उसे मना ही लेगा। जब यह बात मुझ तक पहुंची तो मैं बहुत देर तक चुप बैठी रही। इस हाल में भी उन्हें यकीन था कि मैं लौट आऊंगी। उन्हें अब भी लगता था कि अपने बेटे को पकड़कर वह मुझे वापस खींच लेगी। तो उनके दिल में मैं कभी एक आत्मसम्मान वाली इंसान थी ही नहीं। मैं बस एक चीज थी जो नाराज होकर चली गई थी और मनाने पर वापस आ जाएगी। लेकिन तीसरा झटका ऐसा था जिसने उन्हें सच में हिला दिया। उस शाम माँ जी अपनी जान पहचान वाली दवाई की दुकान पर गई और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट और स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदे जाने पर भुगतान वह हमेशा मेरे नाम पर बने एक सप्लीमेंट्री कार्ड से करती थी। उन्होंने एक बार कार्ड स्वाइप किया, नहीं चला। दूसरी बार किया, फिर भी नहीं चला। दुकानदार ने धीरे से बताया कि कार्ड सुबह ही ब्लॉक कर दिया गया है। यह काम मैंने घर से निकल के तुरंत बाद ही किया था, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के वित्तीय बंधन को काटने के लिए। शायद उसी पल मेरी सास को सच में यकीन हुआ कि मैं अब मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने अपना हाथ पूरी तरह खींच लिया था। ना कैश, ना ट्रांसफर, ना सप्लीमेंट कार्ड। अब कोई नहीं जो था जो चुपचाप पीछे खड़ा होकर सब कुछ संभाल ले, बिना किसी पहचान के। इतने साल में मेरी उस खामोश मौजूदगी के इतने आदी हो गए थे कि जब वह खत्म हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि वह घर उनकी अपनी ताकत पर नहीं खड़ा था। उस रात मेरे पति मेरे नए अपार्टमेंट में आए। वह दरवाजे पर काफ़ी देर तक खड़े रहे। तब मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर आते ही उन्होंने छोटे से कमरे को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़े। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, ना ही माफ़ी मांगी। उनका पहला वाक्य था, तुमने ऐसा करके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं मेज के सहारे खड़ी हो गई। सामने खड़े उस आदमी को देखकर मुझे वह बेहद अजनबी लगा। मैंने सोचा था कि इतने कुछ के बाद कम से कम वह मुझे थोड़ा समझेंगे, लेकिन नहीं। जैसे ही उनके परिवार पर संकट आया, उन्हें सबसे पहले अपनी इज्जत की फिक्र हुई। मैंने उन्हें बहुत देर तक देखा और फिर धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, मैं किसी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई। मैंने बस अब वह हाथ खींच लिया जिससे चिपकर तुम सब इतने सालों में मेरा खून चूस रहे थे।
रोहन सुन्न हो गया। पहली बार मैंने देखा कि उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए नहीं कि वह मुझसे सहमत था, बल्कि इसलिए कि दिल ही दिल में वह जानता था कि मैं सच कह रही हूँ। और मैं भी जानती थी कि उस पल से मेरे ससुराल के उस सुखी परिवार का नकाब सच में टूटना शुरू हो गया था। इसलिए नहीं कि मैंने उसे तोड़ा, बल्कि इसलिए कि शुरू से ही वह सिर्फ एक इंसान के कंधों पर टिका था जो अकेले ही सब कुछ ढो रहा था। मुझे लगा था कि रोहन के मेरे नए अपार्टमेंट में चुपचाप खड़े रहने के बाद ससुराल वालों कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे और अपनी गलतियां पर सोचेंगे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा समझ लिया था। जो लोग दूसरों के पैसे पर जीने के आदी हो गए, जब उसका रास्ता बंद हो जाए तो वे अपनी गलती सुधारने के बजाय उस इंसान को और भी बुरी स्थिति में डालने की कोशिश करते हैं जिसने हाथ खींचा हो। ठीक 2 दिन बाद मुझे कानाफूसी सुनाई देने लगी। पति की एक बुआ, जिनके बहुत कम बात होती थी, अचानक मुझे फोन किया। उनकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन हर शब्द में कांटे थे। प्रिया बेटा, सुना है आजकल तुम बहुत पैसे वाली हो गई हो, इसलिए ससुराल वालों को कुछ नहीं समझ रही। सास बीमार है और तुम उन्हें ऐसे छोड़ दोगी, यह तो बहुत गलत बात है। यह सुनकर मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि यह कहानी किसने फैलाई है। मेरी सास के अलावा कोई भी इतनी सफाई से खुद को पीड़ित और मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता था। फिर एक और रिश्तेदार का फोन आया। बेटा, जो भी हो, शादीशुदा औरत को अपने ससुराल में ही मान मिलता है। देवर की शादी होते ही घर छोड़ देना, लोग क्या कहेंगे। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरा हाथ फोन पर कस गया था। वह कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बस एक तरफ की कहानी सुनी और मुझ पर नैतिकता का बोझ डाल दिया। सबसे दुखद बात यह थी कि पहले मैं इन बातों से बहुत डरती थी, पर अब मुझे बस ठंडक महसूस हो रही थी। सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, ससुराल के पुराने पड़ोसी भी मुझे अलग नज़र से देखने लगे। पास में रहने वाली एक महिला ने मुझे मैसेज किया, बहन, मुझे तुम्हारी सास की बातों पर यकीन नहीं है, पर वह सबसे कह रही है कि पैसे आने के बाद तुमने ससुराल वालों को छोड़ दिया और बीमार सास की भी परवाह नहीं की। मैंने मैसेज पढ़ा और फीकी हंसी हंसी। तो जब वह सीधे तौर पर मुझसे पैसे नहीं ले पा रही थी तो उन्होंने मेरी इज्जत से पैसे वसूलने की कोशिश की। नहीं, बहू दीपा भी पीछे नहीं रही। एक शाम जब मैं बाहर से लाया हुआ खाना खा रही थी, मेरी एक दोस्त ने मुझे उसके सोशल मीडिया पेज का स्क्रीनशॉट भेजा। उसने एक स्टेटस लिखा था जो ऊपरी तौर पर तो सामान्य था, लेकिन जो भी कहानी जानता था समझ सकता था कि निशाना कौन है। कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, रिश्तों की कोई कदर नहीं। बूढ़े बीमार लोगों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। याद रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। नीचे कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। कोई लिख रहा था कितने मतलबी लोग हैं, तो कोई कह रहा था कि बुजुर्गों के साथ ऐसा करने वाले को कभी खुश नहीं रहते। मैंने पढ़ा, अब मेरे दिल में एक पहले जैसा दर्द नहीं हुआ। मुझे बस एक बात और साफ हो गई, वह मुझे वापसी उसी पुरानी जगह पर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। समाज के दबाव से वह चाहते थे कि मैं बदनाम होने से डरूं, एहसान फरामोश बहू कहलाने से डरूं, वापस वहीं पैसे देने वाली मशीन बन जाऊं। लेकिन इस बार मैंने कोई बहस नहीं की, ना ही सोशल मीडिया पर कोई जवाब दिया, ना ही कोई मैसेज भेजा। मैंने चुपचाप हर पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, हर मैसेज सेव किया और सास और साहिल की फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लिया। उस घर में रहकर मैंने एक बात सीख ली थी, ज़्यादा बोलना कभी कभी आपकी कमजोरी बन जाता है। अगर जीतना है तो सबूत अपने पास रखो। और जैसा मैंने सोचा था वे यहीं नहीं रुके। एक रात लगभग 9 बजे जब मैं नहाकर कंपनी के कुछ आंकड़े देख रही थी तो दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आई। यह सामान्य दस्तक नहीं थी, यह एक हिंसक लगातार पीटना था, जैसे कोई किसी को पकड़ने आया हो। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। मैं पूछती कि कौन है कि तभी मेरी सास की आवाज़ दरवाजे के पार से आई, प्रिया शर्मा, दरवाज़ा खोलो, अंदर छिपकर क्या कर रही हो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक पूरी भीड़ खड़ी थी। मेरी सास बीच में थी, उनका चेहरा गुस्से से लाल था। साहिल उनके दाईं ओर था, दीपा उसके पीछे और रोहन सबसे पीछे खड़ा था। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। पड़ोसियों के दरवाजे खुलने लगे, लोग सिर निकाल कर देखने लगे। यह नज़ारा किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। मुझे देखते ही सास ने सीधा मुंह पर उंगली उठाई। उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि कानों में चुभ रही थी। बहुत एहसान फरामोश है तू प्रिया, मैं बीमार हूँ और तूने पैसे बंद कर दिए, तो इंसान भी है या नहीं। उनकी आवाज़ पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। वह जानबूझकर सबको सुनाना चाहती थी। अगर मैं पहले वाली प्रिया होती तो शायद शर्म से कांप जाती, लेकिन ना जाने क्यों उस भीड़ के बीच में मैं अजीब तरह से शांत थी। मैंने ना नजरें झुकाई, ना ही उन्हें अंदर बुलाकर बात करने की कोशिश की। मैंने बस धीरे से अपना फ़ोन निकाला, उस रिकॉर्डिंग को ढूंढा जो मैंने घर से निकाले जाने वाले दिन सेव की थी और स्पीकर पर चला दिया।
शोरगुल का वाले कॉरिडोर में मेरी सास की आवाज़ फोन से गूंज उठी। तुम लोग बाहर चले जाओ, लेकिन पैसे वैसे ही भेजने पड़ेंगे जैसे पहले भेजते थे। मेरी दवाइयाँ और घर का खर्चा। पूरा कॉरिडोर अचानक शांत हो गया। जो दरवाजे खुले थे वे बंद नहीं हुए। सब सुन खड़े थे। मेरी सास कुछ सेकंड के लिए जम गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सबके सामने ऐसा करने की हिम्मत करूंगी। और मैंने कई सालों में पहली बार बिना कांपे हुए कहा, सब लोग ध्यान से सुनिए, मुझे घर से निकाला दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझसे हर महीने 1.5 लाख की मांग की जा रही है। मैंने इलाज का पैसा नहीं काटा है, मैंने खुद को एक ATM मशीन समझ जाने का अधिकार काटा है। यह सुनते ही साहिल जैसे पागल हो गया। वह आगे बढ़ा और गुर्राया, दीजिए मुझे फोन, आपको यह सब चलाने की इजाज़त किसने दी? वह फोन छीनने के लिए आगे बढ़ा ही था कि बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट से बाहर निकले और जोर से बोले, क्या हो रहा है यहाँ? इस वक्त इतना शोर क्यों मचा रखा है? दीपा ने तुरंत अपने पति का हाथ खींचा और मेरी सास का चेहरा इतनी तेजी से बदला कि यकीन करना मुश्किल था। अभी जो उंगली उठाकर चिल्ला रही थी, जब वह सीना पकड़कर ऐसे रोने लगी जैसे उन पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि उसकी शादी एक सांप जैसी औरत से हो। हे भगवान, मेरे ही नसीब में यह सब क्यों लिखा था? अगर यह पहले होता तो शायद मैं घबरा जाती, लेकिन उस वक्त जब मैंने उन्हें रोते हुए यह देखा कि कौन कौन उन्हें तरस भरी नजरों से देख रहा है, तो मुझे बस थकान महसूस हुई। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। अब मेरे अंदर कोई सम्मान नहीं बचा था। नाटक बंद कीजिए। लोग सच में बीमार और कमजोर लोगों पर तरस खाते हैं, उन पर नहीं जो अपनी बीमारी को बहू के गले में फांसी का फंदा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा यह वाक्य खत्म होते ही सास का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उन पर ठंडे पानी की बाल्टी फेंक दी हो। साहिल ने दांत पीसे, दीपा ने सिर झुका लिया और रोहन मेरे देखा कि वह वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, हैरानी भी, और शायद पहली बार यह अनिश्चितता भी कि वह सही पक्ष में खड़ा है या नहीं। और उसी पल में जान गई, मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने जो दीवार खड़ी की थी उसे उन्होंने खुद ही सबके सामने तोड़ दिया था। उस रात कॉरिडोर में हुए हंगामे के बाद मैं जानती थी कि यह मामला अब कुछ फोन कॉल या सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं रुकेगा। मेरे ससुराल वालों की सबके सामने बेइज्जती हुई थी, और जो लोग इज्जत को सच्चाई से ज़्यादा महत्व देते हैं वे एक बार बेइज्जत होने के बाद उसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हुआ भी वहीं। ठीक एक दिन बाद मेरे ससुर श्रीमान प्रकाश वर्मा, जो अब तक इस मामले से लगभग बाहर थे, मुझे फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह एक भारीपन और बड़प्पन था। प्रिया बेटा, एक बार घर आ जाओ, जो भी हो हम एक परिवार है, बैठकर बात करेंगे तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मैंने फ़ोन पर उनकी बात सुनी और मुझे ठंडक महसूस हुई। इतने समय तक मुझे दबाया गया, मुझे डांटा गया, मुझे घर से निकाला गया। उन्होंने कभी भी इंसाफ के लिए एक शब्द नहीं कहा। आज जब बात फैल गई तो उन्हें बात करने की याद आई, लेकिन मैं फिर भी तैयार हो गई। इसलिए नहीं कि मुझे कोई उम्मीद थी, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी कि कुछ बातें एक बार में हमेशा के लिए साफ कर देनी चाहिए, ताकि बाद में कोई भी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर ना सके। इस बार मैं खाली हाथ नहीं गई। मैंने पूरी शाम अपने नए अपार्टमेंट में बैठकर पिछले कई महीनों के बैंक स्टेटमेंट निकाले और एक एक करके प्रिंट किए। मैंने दवाइयों के बिल, अस्पताल के भुगतान की रसीदें और सप्लीमेंट्री कार्ड से हुई शॉपिंग की तस्वीरें भी इकट्ठी की। साथ में एक छोटी सी डायरी भी रखी जिसमें मैं बहुत पहले से चुपचाप सब कुछ लिख रही थी कि इस महीने कितने पैसे दिए, उन्होंने क्या उधार मांगा, क्या बहाना बनाया। मैंने यह सब बदला लेने के लिए नहीं किया था, मैंने यह इसलिए किया था क्योंकि घर में रहकर मैं समझ गई थी कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो लोग आपको झूठा साबित करने में एक पल भी नहीं लगाते। मीटिंग उसी से पुराने घर में हुई। जब मैं अंदर गई तो लिविंग रूम में एक अजीब सी खामोशी और घुटन थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। मेरी सास सोफे पर बैठी थी, हाथ सीने पर रखे हुए, चेहरा ऐसा पीला जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। साहिल उनके बगल में बैठा था। उनकी आंखों में बेचैनी थी, पर वह फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था। दीपा पहले से ज़्यादा सहमी हुई थी, पर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। और रोहन, मेरा पति, सोफे के किनारे पर बैठा था, सिर झुकाए, हाथ आपस में कसकर बांधे हुए। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। ससुर जी ने खांसकर बात शुरू की, उसी पुराने आधे उपदेश वाले अंदाज में, जो भी हो हम एक परिवार है, पैसे के लिए रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, साथ रहते हैं तो एक दूसरे को समझना पड़ता है, बाहर तमाशा बनाने से सबकी बदनामी होती है। मैं बैठते ही यह सुनकर अपने अंदर का सारा लिहाज खो बैठी। मैंने अपना बैग से फाइल निकाला और उसे मेज पर रख दिया। सीधे जवाब दिया, क्योंकि मैं इस घर को परिवार समझती थी इसलिए आज तक चुप रही। अगर कोई बाहरी होता तो यह सब इतने लंबे समय तक नहीं चलता। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी
कि मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊंगी। मैंने किसी को बोलने का इंतजार नहीं किया। मैंने बैग खोला, एक एक करके कागजात निकाले और धीरे धीरे मेज पर रखने लगी। पहली फाइल में हर महीने भेजे गए 1.5 लाख के स्टेटमेंट थे। दूसरी फाइल में उन पैसों के बाद हुए अजीबोगरीबो खर्चे का ब्यौरा था। तीसरी फाइल में साहिल की बाइक की बुकिंग रसीद, शादी की फोटोग्राफी के बिल, कॉस्मेटिक और उन सभी चीज़ों की तस्वीरें थी जिन्हें माँ जी ने घर का खर्च और दवाइयाँ कहकर खरीदा था। मैंने एक एक करके कागजात बीच में खिसकाए। यह वह पैसा है जो मैंने हर महीने दिया, यह वह खर्चे हैं जो उसके बाद किए गए, और यह चीज़ें हैं जिन्हें आप सब घर का खर्चा और माँ की दवाइयाँ कहते थे। मैं जैसे जैसे बोल रही थी, सास का चेहरा बदलता जा रहा था। वह कागजात को देखने के लिए आगे झुकी और फिर तुरंत चीख पड़ी, तू मेरी जासूसी कर रही थी, तूने ससुराल की बातें बाहर निकाली, तुझे यह सब करने का हक किसने दिया? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। अब मुझे उनके उन गुस्से से डर नहीं लगता था। मैंने प्लीज जासूसी नहीं की, मैंने बस यह देखा कि मेरे दिए हुए 1.5 लाख किसी की जान बचा रहे हैं या किसी का लालच बढ़ा रहे हैं। मेरा वाक्य खत्म होते ही साहिल खड़ा हो गया, लेकिन ससुर जी ने उसे बैठने का इशारा किया। रोहन अभी भी सिर झुकाए बैठा था, पर मैंने देखा कि उसके कंधे तन गए थे। मैंने एक और फाइल निकाली। इस बार यह अस्पताल से लाए गए उनके चेकअप के रिकॉर्ड, दवाइयों के पर्चे और बिल थे। मैंने उन्हें उसके सामने फैला दिया और एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, यह माँ जी के इलाज का असली खर्चा है। सबसे ज़्यादा खर्च वाला महीना भी था 5,000 का, ज़्यादातर महीने के 500 के आसपास ही रहे। कभी भी यह खर्चा 300 से ऊपर नहीं गया। 1.5 लाख तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कहकर मैंने सिर उठाया और एक एक करके सबको देखा। तो बाकी का पैसा कहाँ गया? किसी ने जवाब नहीं दिया। उस कमरे में पहली बार मैंने खामोशी को इतनी भारी महसूस किया। सास ने मुंह खोला पर कुछ कह नहीं पाई। ससुर जी सुन बैठे थे, उनके घुटनों पर रखे हाथ कांप रहे थे। दीपा ने घूमकर अपनी सास को देखा। उसकी नज़रों में अब चापलूसी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का धोखा था जिसे लगा कि उसे अभी बेवकूफ़ बनाया गया है। साहिल हकनाने लगा, कभी मुझे देखता तो कभी अपनी माँ को। और रोहन, उसने जब अचानक सिर उठाया और अपनी माँ को ऐसे देखा जैसे वह उन्हें पहली बार देख रहा हो। मैं जानती थी कि यह चोट सबसे गहरी लगी थी। इतने सालों तक वे माँ की बीमारी को सबसे सुंदर बहाना बनाकर मुझे लूटते रहे। यह बहाना इतना सच्चा लगता था कि मैंने खुद भी कई बार सोचा था कि कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही। लेकिन अब सफ़ेद कागज पर काली स्याही से लिखा सच मेज पर था। किसी के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सीधी बैठी मेज के बीच में देखा और अपना आखिरी वाक्य कहा, धीरे धीरे, जैसे लकड़ी के कील ठोक रही हूँ। इतने सालों तक आप लोग माँ का इलाज नहीं करवा रहे थे, आप माँ की बीमारी के नाम पर मुझसे पैसे ऐंठ रहे थे। यह वाक्य खत्म होते ही पूरा कमरा सन रह गया। कोई बहस नहीं कर सका, कोई मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं के देख सका। लेकिन उसी खामोशी में मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे ससुराल जैसे लोग जब पकड़े जाते हैं वे तो तुरंत अपनी गलती नहीं मानते, वे कुछ और छिपाते हैं, कुछ और गंदा, कुछ और गहरा। और मैं गलत नहीं थी, क्योंकि उसी रात एक और रात सामने आया जो इन कागजों से भी ज़्यादा भारी था और जिसने उस घर के वापस मुड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मेरा वाक्य खत्म होते ही लिविंग रूम में जैसे किसी ने शीशा भर दिया हो। ना कोई बहस, ना कोई सफाई, बस एक दूसरे से टकराती और फिर हटती हुई नजरें। मैंने उन चेहरों को देखा और मुझे थकान और ठंडक एक साथ महसूस हुई। इतने सालों में इन लोगों के बीच रही, एक साथ खाना खाया, एक ही छत को घर कहा, और आज मुझे समझ आया कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन असल में कीचड़ थी, जिस पर रिश्ते नाम की एक पतली सी परत बिछी हुई थी। बातचीत यहीं खत्म होने वाली थी, लेकिन तभी दीपा अचानक अपने पति की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ में अब नई बहू वाली मिठास नहीं, बल्कि चाकू जैसी धार थी। आप साफ साफ बताए, शादी का पैसा, घर का पैसा, दवाइयों का पैसा, इनमें से क्या सच है और क्या झूठ? साहिल झड़वत बैठा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसे भरे बाजार में नंगा कर दिया गया हो। वह कुछ हकलाया और सास ने दीपा को चुप रहने के लिए डांटा, लेकिन जितनी डांट पड़ी दीपा उतनी ही भड़क गई। शायद उसे उस वक्त एहसास हुआ कि वह भी इस घर में खूबसूरत वादों के सहारे लाई गई एक मोहरा थी। वह उठी और सीधे उस लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ी जहाँ सास अक्सर अपने कागजात रखती थी। दराज खींचते हुए वह चिल्लाई, मुझे देखना है कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। सास का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। कागजात का एक ढेर जमीन पर बिखर पड़ा था, जिसमें एक पुरानी भूरे रंग की डायरी भी थी। उसके कोने मुड़े हुए थे, जैसे उसे बहुत बार खोला और बंद किया गया हो। ना जाने क्यों उस डायरी को देखते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। सास ने उसे छीनने की कोशिश की, पर रोहन ज्यादा तेज था। उसने झुककर डायरी उठा ली और उसे खोला।
पहले कुछ पन्ने पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। मैं पास खड़ी थी, मैं भी आगे बढ़ी और उन पन्नों को देखकर शून्य रह गई। वह सास की जानी पहचानी लिखावट थी। उस डायरी में उन्होंने हर महीने का हिसाब लिखा था। मार्च प्रिया ने 1.5 लाख दिए, माँ की दवाइयाँ 2,000, साहिल को 50,000 दिए, उसकी शादी के लिए 30,000 बचाए। अगला महीना अप्रैल, प्रिया ने 1.5 लाख दिया, अस्पताल का बिल 2,500, 20,000 रखे, साहिल को 40,000 दिए। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई मेरे हाथ ठंडे पड़ते गए, तो मेरे दिए हुए पैसों का इस्तेमाल कभी भी उस तरह नहीं हुआ जैसे मुझे बताया गया था। हर चीज का हिसाब था, बंटवारा था, जैसे यह कोई नियमित आमदनी हो। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उन नंबरों में नहीं था, वह डायरी के आखिर में लिखी एक छोटी सी लाइन में था। लिखावट थोड़ी जल्दबाजी में थी, पर एक एक शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। साहिल की शादी के बाद कोई बहाना बनाकर प्रिया को घर से निकालना है, पर रोहन को बीच में रखना है ताकि पैसा आता रहे। मैं वहीं जम गई। रोहन ने भी पढ़ा और रुक गया। डायरी पकड़ते हुए उसका पूरा हाथ कांप रहा था। कमरे में दीपा की तेज सांसें और बाहर की किसी घर से आती टीवी की धीमी आवाज के अलावा कोई शोर नहीं था। वह शब्द इतने साफ थे कि किसी के पास कोई बहाना नहीं बचा था। तो मुझे निकालने का फैसला शादी के बाद का गुस्सा नहीं था, यह जगह कमी या नए जोड़े की चिंता नहीं थी, यह सब पहले से तय था। शादी बस एक मौका थी और मैं बस एक शिकार थी जिसे सही वक्त पर दरवाजे से बाहर फेंकना था। बस यह सुनिश्चित करना था कि पैसे का नल रोहन के जरिए इस घर से जुड़ा रहे। रोहन ने सिर उठाकर अपनी माँ को देखा। उसकी आंख गुस्से से लाल थी, उसकी आवाज़ टूट रही थी। माँ, आपने यह सब सोचा था? आपने मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया ताकि आप उसके पैसे से हम सबको पाल सके। मैंने कभी उसे अपनी माँ से इस लहजे में बात करते नहीं देखा था। यह एक ऐसे इंसान की आवाज़ थी जिसे उसके सबसे करीबी ने ही पीठ में छुरा घोंपा हो। सांस कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर शर्मिंदा होने के बजाय उन्होंने अपना सिर उठाया एक अजीब सी अकड़ के साथ। तो क्या हुआ? मैंने जो भी किया इस घर के लिए किया। वह इस घर की बहू है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्या शादी करके वह सिर्फ अपने लिए पैसा कमाएगी? यह जुमला उन्होंने इतनी आसानी से कहा कि मैं कांप उठी। तो क्या उनके दिमाग में यह सब कुछ गलत था ही नहीं? उन्हें सच में लगता था कि मुझे घर को पालने के लिए ही जीना चाहिए, भले ही मुझे निकाल दिया जाए। मैंने उस औरत को देखा, मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। इतने समय तक मैं जा मानती थी कि कम से कम कभी तो उन्होंने मुझसे थोड़ा प्यार किया होगा, पर अब खुद को धोखा देने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं बहू नहीं थी, रिश्तेदार नहीं थी, परिवार नहीं थी। मैं बस एक लंबी अवधि की वित्तीय योजना थी जिसे अब तक संभाला गया जब तक फायदा था, और फिर आंखों से चुभने पर बाहर फेंक दिया। मैं रोहन की ओर मुड़ी। वह अभी भी डायरी पकड़े हुए था, चेहरा सफ़ेद था, होंठ कांप रहे थे। मैंने उसे बहुत देर तक देखा और फिर कहा। मेरी आवाज़ धीमी थी पर हवा को चीर रही थी। अब आपने देखा, मैंने आपका घर नहीं तोड़ा। मैं तो बस वह इंसान थी जिसके लिए आपके पूरे परिवार ने मिलकर जाल बिछाया था। यह सुनकर रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे उसे अब जाकर समझ आया हो कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। और मेरी सांस पहली बार चीखी नहीं। वह गुस्से में थी और घबराई हुई भी, क्योंकि शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उनका सबसे बड़ा पत्ता, उनका आज्ञाकारी बेटा जो हमेशा मुझे वापस खींच कर लाता था, अब टूटने लगा था। ठीक उसी पल साहिल का फोन बजा। उस खामोश कमरे में फोन की घंटी किसी धमकाने की तरह लगी। साहिल ने घबराकर फोन बंद करने की कोशिश की, पर घबराहट में उसने स्पीकर ऑन कर दिया। एक अनजान भारी और धमकी भरी आवाज़ गूंजी। 10 लाख जो शादी के लिए उधार लिए थे, कब वापस कर रहा है? अगर नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। साहिल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे खून की एक बूंद भी ना हो। दीपा एकदम से पीछे हट गई, उसकी आंखें फटी रह गई। ससुर जी ने मेज पर हाथ मारा और सास का चेहरा पीला पड़ गया। उनके होठ ऐसे हिले जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर कह ना पा रही हो। मैं वहीं खड़ी साहिल के चेहरे को देखती रही, और उसी पल मुझे एक और सच्चाई समझ आई जो रोहन के हाथ में रखी उस डायरी से भी ज़्यादा गंदी थी। मेरे ससुराल को मेरे पैसे की ज़रूरत सिर्फ जीने के लिए नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े कर्ज के गड्ढे को भरने के लिए भी थी, जिन्हें उन्होंने शादी से पहले ही सबसे छिपा कर रखा था। जैसे ही फोन पर उस आदमी की आवाज़ बंद हुई, लिविंग रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। साहिल ने घबराकर फोन बंद कर दिया, लेकिन उसके हाथ कांपते थे कि फोन जमीन पर गिर गया। फोन के गिरने की एक सूखी कठोर आवाज़ आई और उसकी स्किन चल उठी, जैसे वह उस गंदे राज को सबके सामने उजागर करना चाहता हो। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरी सांस बिजली की तेजी से आगे बढ़ी। फ़ोन उठाया और अपने बेटे पर चिल्लाई, किसने कहा था तुमसे यहाँ फ़ोन उठाने को? मैंने कहा था ना कि कुछ दिन में इंतजाम हो जाएगा। बस उनका यह वाक्य ही काफ़ी था।
कमरे पर पड़ा एक और नकाब फट गया। साहिल को कुछ कबूल करने की जरूरत नहीं थी। यह साफ था कि वह इस कर्ज के बारे में जानती थी, बहुत पहले से, और शायद इसे छिपाने की कोशिश भी कर रही थी। दीपा यह सुनकर जैसे पागल हो गई। वह जो अब तक एक कोने में खड़ी थी, आगे बढ़ी और सीधा अपने पति पर उंगली उठाई। उसकी आवाज़ फट रही थी। साफ साफ बताओ, 10 लाख किस बात के? तुमने तो कहा था कि शादी के बाद हम कोई कर्ज नहीं होगा। तुमने कहा था कि बस शादी के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। साहिल ने मुंह फेर लिया। कुछ कहने की कोशिश की पर आवाज़ नहीं निकली। उसकी घबराहट देखकर मैं समझ गई कि मामला मेरी सोच से भी ज़्यादा गंदा है। ससुर जी ने मेज पर हाथ पटक कर दहाड़ा। मुंह में जबान नहीं है क्या? जवाब दे। तब जाकर जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, साहिल ने सच उगलना शुरू किया। पहले तो वह टामलोटन कहता रहा कि बस दोस्तों से उधार लिया है, जल्द ही चुका देंगे। लेकिन दीपा की गुस्से और धोखे से भरी आंखों के सामने और रोहन के सफ़ेद पड़ चुके चेहरे के सामने वह और झूठ नहीं बोल सका। पता चला कि शादी से काफ़ी पहले से साहिल क्रिकेट के सट्टे में पैसा लगा रहा था। पहले छोटी रकम, फिर हारने पर और पैसा लगाया, और इस तरह वह कर्ज के दलदल में धंसता चला गया। शादी बस एक बहाना थी और पैसा मांगने का और इस सच्चाई को छिपाने का। वह 10 लाख जो सिर्फ मूल रकम थी, उस पर ब्याज, जुर्माना और ना जाने क्या मिलाकर 15 लाख तक पहुंच चुका था। यह सुनते ही रोहन कुछ सेकंड के लिए पत्थर बन गया। फिर अचानक वह अपने भाई पर झपटा, उसका कॉलर पकड़ लिया। तूने सूद पर पैसा लेकर शादी की? तू पूरे परिवार को अपने साथ डुबाना चाहता है। यह पहली बार था जब मैंने अपने पति को इस तरह आपा खोते देखा। वह आदमी जो हमेशा चुप रहता था, सिर झुका लेता था, अब अपने भाई को ऐसे देख रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन साहिल डरा नहीं। उसने खुद को छुड़ाया और उल्टा अपने भाई पर चिल्लाया, अगर भाभी पहले की तरह पैसे देती रहती तो यह नौबत ही नहीं आती। आप बड़े भाई होकर करते ही क्या है? बस खड़े होकर तमाशा देखते रहते। यह सुनकर मैं हंस पड़ी, एक छोटी ठंडी हंसी। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, दूसरों के टुकड़ों पर पलने की आदत हो जाती है तो लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हें ही पालेगी। भाभी ने पैसे देने बंद कर दिए तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। बस इतनी सी बात है। साहिल ने मुझे घूर कर देखा, पर इस बार वह कुछ कह नहीं सका, क्योंकि वह जानता था कि मैंने सच कहा है। दीपा उस वक्त जैसे पागल हो गई। उसने अपने पति के हाथ से फोन छीना और चेक करने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वो फुट फुट कर रोने लगी। उसने सट्टे के मैसेज, लॉन्ग एप्स और दोस्तों के साथ की गई चैट दिखाई। एक चैट में तो साहिल ने मजाक में लिखा था, चिंता मत कर, मेरी भाभी कमाती है, जरूरत पड़ी तो उनसे कुछ साल और पैसे निकलवा लूंगा। मेरे घर वालों को पैसे निकलवाने के 100 तरीके आते हैं। मैं वहीं खड़ी एक उन चैट को पढ़ रही थी और मेरे दिल में अब दर्द नहीं बल्कि घिन हो रही थी। घिन उस लालच पर और घिन उस सोच पर जो किसी और खून पसीने की कमाई को अपना अधिकार समझती है। रोहन ने वह चैट देखी और सुन हो गया। उनकी नज़रें अपने भाई से हटकर अपनी माँ पर गई और फिर मुझ पर और मेरी सास। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर एक जानवर की तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने साहिल को अपने पीछे किया और बोली, गलती होगी तो क्या हुआ, समझाएंगे उसे, आदमी से ही गलती होती है, थोड़ा सोना बेच देंगे, किसी से उधार ले लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस हाल में भी उन्हें लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। 15 लाख का कर्ज उन्हें एक छोटी सी खरोच लग रहा था। मैंने उस औरत को देखा और अचानक मुझे समझ आया, उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनके बेटे ने गलती की। उन्हें डर इस बात का था कि मेरे नाम का खजाना अब बंद हो चुका था। अगर मैं वहाँ होती, अगर 1.5 लाख हर महीने आते रहते तो शायद वह इस गड्ढे को भरती रहती और एक दिन यह सारा बोझ मेरे और रोहन के सिर पर डाल देती। यह सोचते ही मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं आखिर में इस घर की असलियत को उसकी तह तक देख चुकी थी। उस वक्त लिविंग रूम अब एक परिवार का कमरा नहीं लग रहा था, वह एक प्रेशर कुकर जैसा था जो फटने वाला था। दीपा रो रही थी, साहिल सिर पकड़ कर बैठा था, ससुर जी गुस्से से कांप रहे थे और रोहन बीच में ऐसे खड़ा था जैसे उसे किसी ने ऊंचाई से धक्का दे दिया हो। और मैं उस सारे हंगामे के बीच बस चुपचाप खड़ी देखती रही। इसलिए नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इसलिए कि पहली बार मैं समझ गई थी कि यह घर सिर्फ मतलब ही नहीं था, यह अंदर से जल रहा था और उस आग को उन सब ने मिलकर ही जलाया था। पिछली रात का हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अगली सुबह मेरा फोन लगातार बजने लगा।
स्क्रीन पर रोहन का नाम आ रहा था, जा रहा था इतनी तेजी से कि देखकर ही लग रहा था कि कोई बड़ी गड़बड़ है। मैंने 3 कॉल के बाद फोन उठाया। उठाते ही रोहन की घबराई हुई आवाज़ आई, प्रिया, माँ बेहोश हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। तुम जल्दी आ जाओ। अगर यह कुछ महीने पहले हुआ होता तो शायद मैं बेहोश शब्द सुनते ही अपना बैग उठाकर भागती। मेरे दिमाग में बस एडवांस पेमेंट, दवाइयाँ और अस्पताल का कमरा होता। लेकिन उस घर में जो कुछ भी सामने आया था उसके बाद मेरा विश्वास लगभग खत्म हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, कौन से अस्पताल में है? रोहन ने जल्दी से जवाब दिया। मैंने हाँ कहा और फोन काट दिया, लेकिन मेरे दिल में वह घबराहट नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद होगी। मुझे ठंडक ज़्यादा महसूस हो रही थी। जब मैं अस्पताल पहुंची तो जैसा मैंने सोचा था, रोहन और साहिल कॉरिडोर में खड़े थे। चेहरे पर तनाव था। मुझे देखते ही साहिल आगे बढ़ा और जल्दी से बोला, जैसे उसे डर हो कि मैं मना कर दूंगी। आप आ गई, जाकर पैसे जमा कर दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं कि माँ को निगरानी में रखना पड़ेगा, कुछ और टेस्ट भी होंगे, शायद प्राइवेट रूम में लेना पड़े। मैंने उसे देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। यह आदेश देने का अंदाज, यह मानना कि मेरे आते ही मुझे बटुआ निकाल लेना चाहिए, अब तक नहीं बदला था। मैं हमेशा की तरह उनके साथ काउंटर पर नहीं गई। मैंने सीधे रोहन से कहा, तुम माँ के पास जाओ, मैं नीचे जाकर डॉक्टर से बात करती हूँ। रोहन कुछ कहना चाहता था पर चुप हो गया। शायद वह खुद इतना उलझा हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अब वह औरत नहीं थी जो बिना सोचे समझे पैसों का इंतजाम करने में लग जाती। मैं सीधे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गई और बताया कि मैं मरीज की रिश्तेदार हूँ और शुरुआती रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। पहले भी मैंने माँ जी के सारे काम करवाए थे, इसलिए कुछ लोग मुझे पहचानते थे। कुछ ही मिनटों में मुझे सब पता चल गया। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें घबराहट की वजह से हल्का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उन्हें आराम की जरूरत है, दवाई लेनी है और कुछ घंटे निगरानी में रखकर फैसला किया जाएगा कि भर्ती करने की जरूरत है या नहीं। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई स्ट्रोक का खतरा नहीं और प्राइवेट रूम की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैंने रिपोर्ट की एक कॉपी ली और ऊपर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर कदम मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था। इसलिए नहीं कि मैं हैरान थी, बल्कि इसलिए कि मुझे अब भी दर्द हो रहा था कि मैंने एक ऐसी औरत के साथ जीवन बिताया जो अपनी बीमारी का नाटक कर सकती थी। जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंची, मुझे अंदर से माँ जी की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। वह कह रही थी, तुझे उसे वापस लाना ही होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चाहे उससे मिन्नतें कर, चाहे तलाक की धमकी दे, बस उसके हाथ से पैसे निकलवा। मैं दरवाजे पर ही सुन खड़ी रह गई। अंदर से रोहन की धीमी आवाज़ आई, माँ ऐसा मत कहो। लेकिन सास ने उसे बीच में ही टोक दिया, ऐसा नहीं कहूँगी तो क्या कहूँ? क्या चाहती है कि कर्ज वाले घर पर आ जाए? वह तेरी पत्नी है, अगर तू उसे नहीं मना सकता तो तू किसी काम का नहीं है। एक एक शब्द मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रहा था। अपने छोटे बेटे के कर्ज का पता चलने के दिन, एक दिन बाद ही वह उससे चुकाने का तरीका मन नहीं बल्कि मुझे वापस लाने की साजिश रच रही थी। इस हाल में भी वह मुझे एक इंसान नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन समझ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मेरे घुसते ही तीनों चौंक गए। साहिल जो दीवार से टिका था सीधा हो गया। रोहन ने मुड़कर देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और मेरी सास जो अभी अभी योजनाएं बना रही थी तुरंत तकिए पर लेट गई जैसे बहुत कमज़ोर हो। मैंने पास की मेज पर कागजात रखे और ठंडे लहजे में कहा, हल्का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आराम कीजिए, दवाई लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला है। सास का चेहरा गुस्से से भर गया। वह उठकर बैठ गई। तू कब से डॉक्टर बन गई? मैंने बहस नहीं की। मैंने रिपोर्ट उनके सामने रख दी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं कागज़ पर लिखा सच पढ़ सकती हूँ। कुछ लोगों की तरह नाटक नहीं कर सकती। साहिल कुछ कहना चाहता था पर कागजात देखकर चुप हो गया। रोहन कमरे के बीच में खड़ा था। उसका चेहरा शर्म और निराशा से भर गया था, लेकिन सास अब भी नहीं रुकी। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने यह सब इस घर को बचाने के लिए किया। अगर यह घर टूट गया तो तुझे खुशी होगी क्या? मैंने उन्हें बहुत देर तक देखा। अगर यह सवाल पहले पूछा गया होता तो शायद मैं दुखी हो जाती, पर अब मुझे बस थकान महसूस हो रही थी। मैंने धीरे धीरे कहा, यह घर मेरे पैसे बंद करने से नहीं टूट रहा है। यह घर उस दिन टूट गया था जब आप सबने मेरी अच्छाई को मेरा फर्ज कर समझ लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ठीक उसी वक्त बाहर कॉरिडोर में जूतों की आवाज़ आई। 2 टैटू वाले भारी भरकम आदमी दरवाजे के सामने खड़े थे और नर्स से पूछ रहे थे कि साहिल नाम का आदमी किस कमरे में है। मुझे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने देखा कि सास घबरा गई थी। उन्होंने चादर को कसकर पकड़ लिया था। मैं समझ गई, कर्ज वाले अस्पताल तक पहुंच गए थे और अब सब कुछ सच में बिखरने वाला है। जैसे ही मैंने यह सोचा, वो दोनों आदमी कमरे में
दरवाजे तक आ गए। वे चिल्ला नहीं रहे थे और उनकी यही खामोशी ज्यादा डरावनी थी। एक ने दरवाजे से टिक कर सीधे साहिल को देखा और धीमी पर ठंडी आवाज में कहा, बाहर आ। एक दिन और भागा तो ब्याज और बढ़ जाएगा। हमें यहाँ तमाशा करने पर मजबूर मत कर। यह सुनते ही साहिल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अपनी माँ के पीछे छिप गया। एक 30 साल का आदमी अपनी बीमार माँ के पीछे छिप रहा था। यह देखना बहुत दयनीय था। दीपा जैसे पागल हो गई। वह कॉरिडोर में चिल्लाने लगी, आखिर तुमने कितना कर्ज लिया है? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के कमरों से लोग झपकने लगे, लेकिन उन आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ने हंसकर अपनी जेब से कुछ कागजात निकालने और जोर से कहा, ताकि सब सुन सके, पैसे नहीं दोगे तो हम गारंटर से लेंगे। हमारे पास सारे कागजात है, दस्तखत भी है। यह मत सोचना कि बच जाओगे। रोहन आगे बढ़ा और लगभग झपट कर वह कागजात ले लिए। एक नज़र देखते ही उसका चेहरा बदल गया। मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कुछ पन्ने पलटे और फिर अचानक साहिल की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ एक दबी हुई दहाड़ी जैसी थी, मेरे कागजात तेरे पास कहाँ से आए? साहिल कुछ बोलता उससे पहले ही सांस बीच में बोल पड़ी, मैंने दिए थे। घर में मुसीबत आती है तो एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। यह कबूलनामा सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ हो। बाहर खड़े लोग हैरानी से देखते रहे। रोहन अपनी जगह पर जम गया और मुझे ना जाने क्यों अब हैरानी नहीं हो रही थी, बस दुख हो रहा था। तो वह न सिर्फ साहिल के कर्ज के बारे में जानती थी, बल्कि उन्होंने अपने बड़े बेटे के कागजात चोरी करके उसे गारंटर बना दिया था ताकि छोटे बेटे को बचाया जा सके, और फिर वह मेरे पैसों से उस कर्ज का ब्याज चुकाने वाली थी। रोहन ने कागजात पकड़े हुए अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। माँ, आपने साहिल को बचाने के लिए मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। आप जानती है अगर वह भागा तो सबसे पहले मुझे पकड़ा जाएगा। मैंने उस आदमी को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। सांस घबराने लगी। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसने कहा था कि बस कुछ दिन के लिए चाहिए। अपने भाई को बचाना जरूरी था। यह सुनकर मैंने मुंह फेर लिया। वह अब भी अपनी गलती नहीं देख रही थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्ज देने वाले आदमी ने कहा, यह तो बस एक ही कर्ज है, इसके ऑनलाइन ऐप से भी लोन लिया है, अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रखी है और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से भी पैसे लिए हैं। सब मिलकर 25 लाख से ज्यादा कर्ज है। इस बार सिर्फ रोहन की नहीं, दीपा भी जैसे जमीन पर गिर पड़ी। वह दीवार का सहारा लेकर रोने लगी। 25 लाख? तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझसे इस कर्ज को बोझ तले शादी की। दीपा ने आगे बढ़कर साहिल को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वह रोते हुए कह रही थी, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो। तुम तो मुझे अपने साथ उस गड्ढे में खींच लाए। सास अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ी, पर वह खुद भी खड़ी नहीं रह सकी। वह बिस्तर पर बैठी गई और खुद बुदबुदाने लगी, नहीं, उसने तो बस कुछ लाख ही बताए थे। ससुर जी भी तब तक पहुंच चुके थे। वह दरवाजे पर ही पत्थर की तरह खड़े रह गए। मैं उस नज़ारे के बीच खड़ी थी, दीपा को रोते हुए, साहिल को सिर झुकाए, सास को बिखरे हुए और रोहन को हाथ में कर्ज के कागजात लिए सुन खड़े देख रही थी। मेरे दिल में अब उस घर के लिए कोई अफसोस नहीं बचा था। वह घर जिसे मैंने अपना समझकर संभाला था, आज अपनी असली सूरत में था। वह एक घर नहीं, एक गड्ढा था। एक ऐसा गड्ढा जो पैसा, विश्वास और इंसानियत सब कुछ निकल जाता है। और उसी पल में जान गई थी कि इस गड्ढे में से किसी को भी बचाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस दिन अस्पताल से निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए नहीं कि मैं बहुत मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि अगर मैं एक बार और देखती तो मुझे वह घर एक दलदल की तरह लगता जो सबको अपने अंदर खींच रहा था। मैं उस दलदल के किनारे बहुत लंबे समय तक खड़ी रही थी, इतना लंबा कि मुझे लगने लगा था कि मेरा जन्म ही उसे ढोने के लिए हुआ है। लेकिन जब मैंने धोखे की एक एक परत को अपनी आंखों से देखा तो मैं समझ गई, अगर मैं वहाँ और रुकती तो अगला नंबर मेरा होता। 2 दिन बाद रोहन फिर से मेरे अपार्टमेंट में आया। इस बार उसने पहले की तरह दरवाजा नहीं पीटा, ना ही वह किसी शिकायत के साथ अंदर आया। वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ा रहा। जब मैंने दरवाजा खोला तो बस मुझे देखता रहा, कुछ कह नहीं सका। मेरे सामने खड़ा आदमी बहुत थका हुआ और टूटा हुआ लग रहा था, जैसे कुछ ही दिनों में उसकी उम्र कई साल बढ़ गई हो। मैंने उसे अंदर आने दिया। रोहन बैठ गया, सिर झुकाए बहुत देर तक चुप रहा। फिर बस एक वाक्य कह सका, मुझे माफ़ कर दो। इस घर में सबसे अंधा मैं ही था। यह सुनकर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई, ना खुशी ना दर्द, बस एक थकान महसूस हुई। रोहन ने धीरे धीरे टूटे हुए शब्दों में बताया कि कैसे वह बचपन से ही माँ के लिए जिम्मेदार और भाई के लिए उदार बनने की भावना में पला बढ़ा। हर बार जब उसकी माँ रोती उसे लगता कि गलती उसकी है। हर बार जब साहिल कोई मुसीबत खड़ी करता उसे लगता कि बड़ा भाई होने के नाते उसे सब कुछ सहना चाहिए।
इतने सालों तक वह अपनी चुप्पी को आज्ञाकारिता और अपनी सहनशीलता को परिवार को जोड़े रखना समझता रहा, लेकिन जब उसकी मां ने उसके कागजात का इस्तेमाल किया, जब उसके भाई ने उसकी पत्नी को और लूटने की योजना बनाई, तब उसे समझ आया कि जिसे वह घर बचाना कहता था वह असल में गलत को बढ़ावा देना था। मैं चुपचाप सुनती रही। रोहन ने सिर उठाया, उसकी आंखें नम थी। मैं सच में अलग रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो। उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, जैसे उसे खुद भी यकीन ना हो कि वह इसके लायक है। अगर मैं पहले वाली प्रिया होती तो शायद यह सुनकर पिघल जाती, लेकिन मेरे सामने बैठा आदमी अब उस पुरानी औरत से बात कहीं नहीं कर रहा था। मैंने बहुत रातें घुटन में गुजारी थी, बहुत बार अपनी बेइज्जती चुपचाप सही थी। मैंने रोहन को देखा और कहा, तुमने मुझे किसी और औरत के साथ धोखा नहीं दिया, तुमने मुझे अपनी खामोशी से धोखा दिया है, और खामोशी से मिले कुछ जख्म कहीं नहीं भरते। यह कहने के बाद मुझे खुद भी अपने दिल में एक चुभन महसूस हुई। इसलिए नहीं कि मैं उसे रोकना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी कि मैं अपने हाथों से एक ऐसी शादी को ख़त्म कर रही हूँ जिसे मैंने कभी बचाने की पूरी कोशिश की थी। रोहन चुप बैठा रहा। शायद वह समझ गया था कि मुझे अब माफ़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ मुझे दूसरों की गलतियों का बोझ ना उठाना पड़े, और वह जिंदगी पाने के लिए मुझे यह रिश्ता काटना ही होगा। उसी हफ्ते मैंने एक वकील से संपर्क किया। मैंने तलाक के कागजात तैयार करने को कहा, सारे संयुक्त खाते अलग किए और ससुराल वालों के एक कानूनी नोटिस भेजा कि वे मेरी किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय लेन देन में ना करें। मैंने सारे सबूत, बैंक स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग, यह डायरी और कर्ज के कागजात वकील को दे दिए। मैंने कोई मुकदमा नहीं किया, पर मैं चाहती थी कि वे समझ जाए कि मैं अब वह चुप रहने वाली बहू नहीं हूँ। जब मेरी सास को पता चला कि मैंने सच में तलाक के लिए अर्जी कर दी है, तो उन्होंने पागलों की तरह फ़ोन करना शुरू कर दिया। कभी वह गालियाँ देती, कभी रोती और कहती, इस घर को बर्बाद मत करो, तलाक के बाद लोग हम पर हंसेंगे। मैंने बस एक आखिरी बार जवाब दिया, मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया, अब से सब अपने पैरों पर चलेंगे, बस मैं अब किसी को अपने ऊपर चलने नहीं दूंगी। उसके बाद उनके घर के हालात मेरी सोच से भी तेजी से बिगड़े। साहिल की नई बाइक और शादी के बच्चे कुचे गहने कर्ज वाले ले गए। दीपा यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी माँ के घर चली गई। ससुर जी को अपने गांव की जमीन बेचनी पड़ी और रोहन उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, अकेला अपनी माँ की गलती का नतीजा भुगतता हुआ। और मैं जिस रात मैंने जरूरी कागजात पर दस्तखत किए, मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटी, गर्म पानी से नहाई और बिस्तर पर लेट गई। ना सास की बीमारी के ताने, ना देवर के पैसों की मांग, ना ही मेरे पति की खामोशी, बस एक शांति थी। और कई सालों में पहली बार मैं पूरी रात सोई, बिना किसी बुरे सपने के, बिना किसी बोझ के। कुछ महीने बाद मेरा और रोहन का तलाक हो गया। सब कुछ बहुत शांति से हुआ। मैंने सिर्फ अपना हिस्सा लिया और उस घर से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। जिस दिन मेरे हाथ में तलाक के कागजात आए, मैं रोई नहीं, बस खिड़की के पास बहुत देर तक बैठी रही, जैसे मेरे गले में बंधी एक रस्सी आखिरकार खुल गई हो। लोग शायद मुझे मतलबी समझेंगे कि जब ससुराल पर मुसीबत आई तो मैं भाग गई, लेकिन सिर्फ वही समझ सकता है जिसे निचोड़ा गया हो कि कभी कभी चले जाना खुद को बचाने जैसा होता है। मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया था, इतना कि उन्हें वह मेरा कर्ज लगने लगा था। मैंने अब काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे प्रमोशन मिला। मैं अब जो भी कमाती थी वह मेरे लिए था। मैंने अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें खरीदी, बालकनी में एक पौधा लगाया और वीकेंड पर अच्छा खाना खाया। यह सब मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, किसी और का बोझ नहीं ढो रही। पुरानी बातें कभी कभी कानों में पड़ती थी। दीपा कभी वापस नहीं आई। साहिल अब घर से कम ही निकलता था। सास की आवाज़ अब पहले जैसी बुलंद नहीं रही। और रोहन उससे एक बार मुझे एक छोटा सा मैसेज भेजा, अब तुम चली गई तब मुझे समझ आया कि तुम अकेले ही पूरे घर का बोझ उठा रही थी। मैंने पढ़ा पर जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि मैं नाराज थी, बस इसलिए कि अब बहुत देर हो चुकी थी। एक शाम मैं अपनी पुरानी दोस्त से मिली। उसने कहा, उस घर वालों को अब तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। मैं बस मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं यह बहुत पहले समझ चुकी थी। अच्छाई जब गलत जगह पर ज़्यादा लुटाई जाती है तो वह फर्ज बन जाती है, और त्याग जब बहुत लंबा हो जाता है तो वह अधिकार बन जाता है। अब जब मैं यह कहानी सुनाती हूँ तो मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है, बस एक सीख है। औरतें मेहनत से नहीं डरती, बस वह इस बात से डरती है कि वह अपना सब कुछ लुटा दे और आखिर में पता चले कि लोग उनके त्याग को ही उनका कर्तव्य समझते थे। सबसे बड़ा दर्द पैसा या रिश्ता खोने का नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द तब होता है
जब आपको एहसास होता है कि अगर आप वहीं रही तो खुद को खो देंगी। इसलिए अंत में मैं अपने जाने को हार नहीं मानती, मैं किसी से जीती भी नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब आंखें खुल जाए तो उस जगह से निकल जाना जो आपको खत्म कर रही हो, वह हारना नहीं बल्कि खुद को वापस जीतना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।